केस दर्ज ना कर करके और आप दो तरह से मार खा रहे हैं। उज्जैन में एक केस हुआ था जहाँ पे ब्रॉड डे लाइट में एक लेडी के साथ रेप चल रहा था। वहाँ पे सैकड़ों लोग उस रोड पे जा रहे थे। एक केस जिसने पूरे देश में सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर शराबा मचाया था, वो था आरजी कर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर केस। एविडेंस टेम्परिंग हुई थी, केस को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया था। फिर वो केस फाइनली सीबीआई के पास आया। पुलिस भी ओवरबर्डन्ड है और जुडिशरी भी ओवरबर्डन्ड है। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग भी 12% के अराउंड ऐसे केसेस हैं जो 10 साल से पेंडिंग है। बाबा सिद्दीकी जो काफी फेमस पॉलिटिशियन है, मुंबई में उनके बेटे के ऑफिस से निकलते टाइम किलिंग कर दी गई। यूपी में एक नर्सरी क्लास का स्टूडेंट अपने स्कूल में देसी कट्टा वो लेकर आ गया और उसने 3rd क्लास के स्टूडेंट पे वो तान दिया था। स्पेशली डाउरी के केसेस में या फिर रेप केसेस में विक्टिम कार्ड भी प्ले किया जाता है। सो डू यू थिंक कि जेल के अंदर क्रिमिनल्स का सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है? बॉलीवुड में काफी मूवीज, काफी सीरीज क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करने पे काफी मूवीज फोकस्ड हुई हैं। मेरे कंक्लूजन में आप एक हिंदू आदमी हैं। वेलकम टू द वॉइस मैटर्स। आज हमारे देश में क्राइम काफी इंक्रीज हो गया है। पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो हर तरह के क्राइम में काफी इंक्रीज हुआ है। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं रिटायर्ड एसीपी मिस्टर एसएस यादव, जिन्होंने दिल्ली पुलिस में काफी साल सर्विस किया। उससे पहले एयरफोर्स में भी उन्होंने सर्विस किया था। और इस पॉडकास्ट में आज हम उनसे डिस्कस करेंगे बॉलीवुड की कुछ मूवीज, किल, सेक्टर 36, मिर्जापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सीआईडी, इन सब मूवीज या सीरियल्स का यूथ पे, हमारी सोसाइटी पे किस टाइप का इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा हम लोग पुलिस के पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा इन डिटेल जाएंगे कि पुलिस की सर्विस करते हुए हमें लगता है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस निकम्मी है, पुलिस नाकारा है, बट उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से उनकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग इस एस्पेक्ट को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे सो दैट हमें पता चले कि पुलिस जो हमें लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअली दे आर द बैकबोन ऑफ द सिस्टम। हमारे जुडिशरी में, हमारे पुलिस सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं, और हम क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में भी इन डिटेल समझेंगे कि क्रिमिनल का माइंडसेट कैसे काम करता है, और अगर हम उस क्रिमिनल माइंडसेट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा पाए तो सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके एक्सपीरियंस, वो रिसेंटली द बुचर ऑफ दिल्ली नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है उसमें भी फीचर हुए थे। सो उनके एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, समझते हैं पुलिस की पूरी लाइफ, उनके चैलेंजेस और उनके जो स्ट्रगल्स होते हैं उनके बारे में। सो इन सब टॉपिक्स पे हम इन डिटेल बात करेंगे। पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड वी आर गोइंग लाइव इन 3, 2, 1। सो सर, ये वाले केस में आपने कहा कि फिंगरप्रिंट्स का एक्सेस नहीं, फिंगरप्रिंट्स मिल जाते, हम लोग फिंगरप्रिंट्स की प्रोफाइलिंग कर लेते, डीएनए प्रोफाइलिंग कर लेते, उससे केस जल्दी सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती। तो आज के टाइम पे आधार कार्ड, जिसके थ्रू ऑलमोस्ट एवरी सिटीजन इन इंडिया, उन सबका बायोमेट्रिक एक्सेस, उनका रेटिना एक्सेस, उनके फिंगरप्रिंट्स, इन सब का एक्सेस एक सेंट्रल डिपॉजिटरी में अवेलेबल है। तो डज इट हेल्प इन सॉल्विंग केसेस फास्टर? आधार कार्ड का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसमें यदि आप दखलंदाजी करेंगे तो प्राइवेसी का मामला आ जाएगा। इस तरह से आधार कार्ड को हम एक तथ्य के रूप में नहीं दे सकते। ओके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है एज ए प्रेसिडेंट माना जाता है, उसको हम एक आधार मान के चलते हैं कि भाई ये जो निर्णय दे दिया गया है उस निर्णय के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन क्या पुलिस नहीं जाती है। तो लिहाजा आधार के मामले में इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़्यादा सहायता नहीं हो पाती है। हाँ, पुलिस जो है अपने आप डोजर तैयार करती है, जो जो भी क्रिमिनल्स होते हैं अरेस्ट किए जाते हैं, और वो हर स्टेट की पुलिस जो है डोजर को तैयार करती है। उसमें फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, उसका जो कौन परिवार वाले होते हैं उनकी फ़ोटो, ये चीज़ें उसमें ज़रूर रहती हैं। तो और एक अलग से फिंगरप्रिंट ब्यूरो भी है, हर स्टेट का अलग फिंगरप्रिंट ब्यूरो होता है, और आजकल जेल के क्रिमिनल्स के साथ भी उनका लिंक हो चुका है, और उस लिंक के कारण थोड़ा सा आज के इन्वेस्टिगेशन सहायता मिलने लग गई है। पहले जो मेरी शुरुआत की पीरियड था उसमें हम ज़्यादातर, मैं ओपनली बोल लूँ, 3rd डिग्री मेथड का ही यूज़ किया करते थे पहचान करने के लिए, उसे बुलवाने के लिए। लेकिन आजकल मोबाइल फ़ोन का यूज़ और फिंगरप्रिंट का यूज़, डीएनए प्रोफाइल का यूज़, और अब तो आप साइको टेस्ट होने लगे हैं,
इस तरह से बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक आ गई हैं जिससे केस सोल्व करने में सहायता मिलती है। सीसीटीवी भी एक ऐसा चीज़ आ गया है। और तो क्या, अभी तो उपयोग चल रहे हैं कि फोटो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी आ गया है। एआई आइडेंटिफिकेशन। हाँ, एआई तो अब आया है, उससे पहले फोटो आइडेंटिफिकेशन भी आ गया था, जिसके तहत में यदि आपको सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और आदमी को आप सामने लाते हैं तो वो तरीका भी आता है। साधारणतः हम थानों में जो यूज किया करते थे कि जो इन्वेस्टिगेशन अफसर या एसएचओ होता है वो पुराने क्रिमिनल्स को, अपने कांस्टेबल्स को दिखाता रहता है। आपने देखा होगा कि कई कहते हैं कि पुलिस वाले सब जानते हैं, तो उस जानने का कारण ये होता है कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल थाने में रहते हैं और जो पुराने मुलजिम आते रहते हैं उनका फिगर्स उनको नोट होता रहता है। तो यदि वो आगे कहीं घूमते फिरते उसको मेले में या बाजार में यदि क्रिमिनल दिखाई देता है तो पहचान लेता है कि हाँ ये तो वही क्रिमिनल है। ऐसा नहीं है कि वो जानते हैं, वो पहले से ही उनको दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। ये कारण रहता है। तो ये जो आप स्टेट लेवल पे फिंगरप्रिंट्स का एक एक्सेस बताते हो कि एक रिकॉर्ड होता है, तो वो अगर दिल्ली पुलिस को मध्य प्रदेश पुलिस का रिकॉर्ड्स एक्सेस करना होता है तो वो इजीली एक्सेसिबल होता है? नहीं, साधारणतः अपने स्टेट में ही फिंगरप्रिंट्स का किया जाता है और एक तरह से चलन चल चुका है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वहाँ नहीं मिलेगा। इसमें ये होता है कि जो वारदात करने वाले मुलजिम होते हैं ना, आज के ज़माने में तो ट्रांसपोर्टेशन और मोबाइलाइजेशन ज़्यादा हो चुका है, बट अब से पहले देखें तो वो एक क्रिमिनल साधारणतः रहते हैं जो आसपास के रहते हैं और आसपास के फिंगरप्रिंट और फोटोज वो सारे डोजर हमारे पास में उपलब्ध होते हैं। एक स्टेट में एक स्टेट के क्रिमिनल्स रहते हैं। वो बात अलग है, कोई स्टेट नज़दीक वाला हीनियस केस हो उसमें हम दूसरे स्टेट की सहायता भी लेते हैं। सर, सो अब स्टार्ट करते हैं हम क्रिमिनल साइकोलॉजी पे। हम लोगों ने यूएस के काफ़ी शोज देखे हैं, चाहे वो डेक्स्टर हो, चाहे वो माइंड हंटर्स हो, जिसमें एक स्पेसिफिक टीम होती है बिहेवियरल साइंटिस्ट की, जो क्रिमिनल्स के पैटर्न को, क्रिमिनल इंस्टिंक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, प्लस उसे एनालाइज करते हैं कि ये जो क्रिमिनल है ये पैटर्न के थ्रू किलिंग क्यों कर रहा है, और अगर इस पैटर्न के थ्रू किलिंग ये ऐसे कर रहा है तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, कहाँ करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। अप टू सम एक्सटेंट वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है केसेस को सॉल्व करने में। तो इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसे कोई प्रोफाइल या ऐसे कोई डिपार्टमेंट्स होते हैं जो पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को केसेस क्लोज करने में या केसेस रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं? साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी का ज़्यादा प्रभाव इंडिया में अभी आया नहीं है और मेरा सोचना है कि इसको आना चाहिए ताकि हम ऐसे टीम तैयार कर सकें या ऐसे डिपार्टमेंट तैयार कर सकें जो हमें पुलिस को सहायता कर सकें। हाँ, कुछ लेवल तक BPRND है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसने डाटाज को इकट्ठा करना स्टार्ट किया है, मॉडस ऑपरेंडी पे स्टार्ट करना स्टार्ट किया है। और जब अब कंप्यूटर में जब एक CCTNS आया है, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है, इसमें क्या है कि हम उसकी बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ जो दिल्ली पुलिस के पास में है और अन्य पुलिस के पास में और तरीके से भी हूँ, जो रिकॉर्ड कीपिंग है, जिसमें हम एक रजिस्टर नंबर 9 पार्ट 3 है, रजिस्टर नंबर 9 पार्ट 3। इस रजिस्टर नंबर 9 पार्ट 3 में हम जो भी मुलजिम इस थाने में गिरफ्तार किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखते हैं और उस रिकॉर्ड में फिर वो उसको एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है और उस यूनिक के साथ में अगला नंबर जब भी वारदात करता था तो जैसे 300 नंबर दे दिया तो अगला नंबर 300/1 होगा, अगला 300/2 होगा। इस तरह काम करते हैं। जो साइकोलॉजी वाला मामला है वो अभी इतना ज़्यादा उन्नत लेवल पर नहीं आया है। BPRND को के तहत प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में उन चीज़ों को जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो ट्रेनिंग बताते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है। और मेनली अभी तक तो एक उस साइकोलॉजी का पैटर्न ही कह सकते हैं कि मॉडस ऑपरेंडी के तरीके को ही लिया जाता है। मॉडस ऑपरेंडी वारदात का तरीका। अब जैसे मॉडस ऑपरेंडी क्रिमिनोलॉजी का, साइकोलॉजी का बात बताऊं जो हमें पढ़ाया जाता है, जैसे फेस रीडिंग हो गई। जब मैं ट्रेनिंग में था तो मेरे जो कोर्स डायरेक्टर थे अकाडमी में था, तो उस टाइम पर कोर्स डायरेक्टर कहते थे कि फेस रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब मैं उस टाइम पर मजाक करता था, फेस रीडिंग से क्या होगा भाई,
किसी का चेहरा हम देख रहे हैं और चेहरा से क्या पता लगेगा? फिर तो आप एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो, वो एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। हाँ। और ये तो बड़ा जादू हो जाएगा कि हम चेहरा देखते बता दें, लेकिन ये वाकई में सच्चाई है। और अब अनुभव के बाद 24-25 साल की दिल्ली पुलिस सर्विस करने के बाद पता लगा कि वास्तव में फेस रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप कहेंगे फेस रीडिंग का और साइकोलॉजी का उनका क्या मामला है? तो जब हम मुलजिम को पुलिस थाने में आते ही दरवाजे के गेट के अंदर करते ही उसका इस तरह से व्यवहार चेंज होता है, जैसे डॉक्टर साहब होते हैं ना, डॉक्टर साहब देखते हैं मरीज आ रहा है तो वो क्या बिहेवियर कर रहा है, और जो ही वो मुलजिम अंदर आना शुरू होता है, मतलब आप ये कहेंगे हमारी तीखी नज़रें ऐसी होती हैं कि उनको देखना शुरू कर देते हैं। यदि वो सच्चा आदमी है तो बड़े बोल्ड के साथ में आएगा। उसके गेट मार्क मतलब गेट की पैटर्न, चाल का ढाल, उसकी चाल जो है वो साधारण रहेगी। और यदि वो क्रिमिनल होगा उसके अंदर होगा तो वो जो है उसके चाल के परिवर्तन चेंज हो जाएंगे। फेस का मामला, उसका होठ जो है सूखने लग जाएंगे, आंखें जो है वो एक तरह से बिल्कुल डबडबाएंगे नहीं, शांत रूप से देखना स्टार्ट कर देंगे, चेहरा पीला पड़ जाएगा। और यहाँ तक भी देखा गया है कि कान जो है वो खड़े रहना स्टार्ट कर देते हैं और रोए जो है खड़े हो जाते हैं, इतना तक भी रहता है। उसके बाद में अब उसको ये इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक है कि आप उसको कितना क्राइम के लिहाज से देखते हो या साइको उसको पढ़ पाते हो नहीं पाते हो, वो क्या बोलता हो करते हो। लेकिन जो साइंस दोनों मैंने बताया, साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी, अभी भारत में इतना उन्नत लेवल पर नहीं है। नाइस सर। सो अभी अगर हम लोग लेटेस्ट कुछ सीरियल किलर्स के पैटर्न को देखें, अभी एक लेटेस्ट एक सीरीज आई थी 11/11 जी मूवीज पे, उसमें भी अगर देखें तो मेजर जो सीरियल किलर्स के टारगेट होते हैं वो विमेन होते हैं, मेजरली वर्किंग विमेन। ठीक है। सो डू यू थिंक कि जो विमेन एम्पावरमेंट है या फिर हम लोग लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, सीरियल क्रिमिनल्स, उनमें कहीं ना कहीं कुछ एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि यार ये लेडी होके मुझसे आगे या फिर मुझे ऑर्डर कैसे दे रही है, तो कहीं ये कुछ ट्रिगर करता है ऐसे क्रिमिनल्स को? ये क्रिमिनोलॉजी का पार्ट ही है कि वो आदमी का लेडी आगे बढ़ रही हैं और या आदमी आगे बढ़ रहा है, तो वो जो जिसका क्रिमिनल बिहेवियर वाला आदमी होता है। मैं एक बहुत बड़ी अच्छी बात बता दूं कि हम आईक्यू से बात करते हैं, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट से। साधारणतः पाया जाता है कि जो क्रिमिनल होता है उसका इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट ज़्यादा उन्नत किस्म का होता है। अब ये मैं एक बात बताऊंगा कि यदि उसकी दिमाग को उसने पॉजिटिव साइड यूज कर लिया होता तो वो बहुत अच्छा आदमी बनता और समाज के और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देता। लेकिन उसको नेगेटिव रूप आ गए, और यदि नेगेटिव आ गया तो फिर नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देता है कि लड़कियां आगे क्यों बढ़ रही हैं, मैं आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ, प्रयास नहीं करेगा। तो नेचुरल बात है, उसकी बिहेवियर पर फर्क पड़ता है और फिर धीरे 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 वो उनसे नफरत करने लग जाता है, पीछा करता है। और ये सिम्टम्स साधारणतः बचपन से ही आना शुरू हो जाते हैं, जिसका नेगेटिव होता है जब वो 4वीं 5वीं क्लास में 7वीं क्लास में होता है। ये देखा गया है, पाया गया है और हमने अनुभव किया है, और जो इंटरोगेशन में हमने पाया है कि उसका हम पुराने जो जीवन से, बचपन से उससे पूछते हैं कि तू कैसे करता था, क्या करता था। तो ऐसे ऐसे चीजें पाई गई हैं कि वो सब में जो क्रिमिनल है उनमें समान रूप से रहती हैं। सर, सो टेड बंडी यूएसए में 1970s में एक सीरियल किलर था जिसने कुछ 30 या 35 विमेन की काफ़ी हाइनस वे में किलिंग की थी और वो पकड़ा गया था। तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि क्योंकि उसे सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए एज अ जेंटलमैन बिहेव करना पड़ता था, तो जब वो एज अ जेंटलमैन बिहेव करता था तो उसके अंदर का जो क्रिमिनल इंस्टिंक्ट था, या ये कहें कि उसके अंदर का जो जानवर था, वो धीरे धीरे और बढ़ रहा था और उसकी वजह से वो और ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा हाइनस क्राइम करने के लिए एनकरेज होता था। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट कि इस टाइप के जो क्रिमिनल इंस्टिंक्ट्स वाले लोग होते हैं, अगर उनको हम लोग सोसाइटी में एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं, जो हमारे ये रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं,
उसके थ्रू अगर उन्हें हम एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं तो डज इट हेल्प या फिर वो बैकफायर करता है? देखो, दो पैटर्न हम इसमें बात जिक्र कर सकते हैं कि एक तो ये है कि अब वारदात करने वाला एक वारदात में शामिल रहा, दो वारदात में शामिल रहा, तीन तरह की वारदात में चार शामिल रहा है, और तो उसका इस तरह का बिहेवियर चेंज नहीं होता है, लेकिन लगातार वो बहुत ज़्यादा क्राइम करता रहा तो वहाँ उसमें सतर्कता शुरू हो जाती है। अपराधी जो काम करता है, आपने देखा होगा कि कभी हम मौके पर जाते हैं तो वारदात हुई है लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं, तो वो उसको वाइप ऑफ कर सका होता है, और जो उनको जैसे सबूत होते हैं उन सबूतों को मिटाता रहता है। मैं इसमें आपको हमारे जो प्रयोग किए गए हैं उनमें आपको बताना चाहूँगा, हम छोटे अपराधियों को या समाज में रहने वाले अपराधियों को, छोटे छोटे जिनको हम निशान बनाते हैं या चुनते हैं, उनमें रफियन एक वर्ड आता है, एक बडिंग क्रिमिनल्स आता है। बडिंग क्रिमिनल्स होते हैं जो छोटे से उभर रहे हैं, ऐसे क्रिमिनल्स जो उभर रहे हैं। अब उनके ऊपर पॉकेट मार या फिर नहीं, पॉकेट मार से पहले की स्थिति है। पॉकेट मार तो क्रिमिनल बन चुका होता है। बडिंग क्रिमिनल जैसे 11वीं में कक्षा में पढ़ रहा है, मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा कि केस टारनीपुरी का मेरे पास में था, और वो बच्चे आप मानेंगे नहीं कि लेफ्टिनेंट जनरल से ऊंचे रैंक के बच्चे, अफसरान के बच्चे थे। छोटा सा क्या हुआ कि उनके अंदर एक स्टार्ट हो गया कि भाई हम तो छेड़खानी करेंगे और हम तो चीज उठा लेंगे। जानते हैं मेरा बाप कौन है? वो मेरा बाप है, या बाप से और गाड़ी मिली हुई है, बाप से घूमने का टाइम मिला हुआ है। तो वो गए, और शुरू में उस टाइम पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल चली थी, तो वो जाते और पैसा देते एक बोतल का, और जो बोतल मैं ले जाऊंगी, और गाड़ी में पीछे पूरा क्रेट रख लेते थे। तो वो उनका शुरू में अपराध नहीं था, वो एक छुछरापन था, बचपन था कि भाई वो उठा करके चल पड़े। लेकिन धीरे 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 आप देखिए कि यदि माँ बाप और समाज उस पर ध्यान नहीं देता है तो उसका बिहेवियर परिवर्तन होता जा रहा था। अब उन्होंने लड़की को छेड़खानी करना स्टार्ट कर दिया। लड़की को छेड़खानी करने के लिए क्या करते थे, किसी का थप्पी मार दी, किसी का बैग छीन लिया, और बैग को लहराते हुए जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। तो वहाँ क्या होता था कि उसमें वो एक दिन रशियन एम्बेसी की एम्बेसडर लेडी थी, कॉमर्शियल एम्बेसडर थी, ये 96 की बात बता रहा हूँ, और उनका पर्स उन्होंने छीन लिया। अब वो पर्स छीनने के बाद में फिर वो केस दर्ज हुआ, वो हमारे द्वारा अरेस्ट हुए और एक तरह से क्राइम की तरफ चल पड़े। तो ये जो है शुरू से ध्यान दिया जाए, ये मैंने बताया है कि बडिंग क्रिमिनल्स को और रफियंस को। रफियंस मीन्स एक छोटे मोटे गली में घूमते हुए आदमी, लड़का होगा, वो किसी को कुछ कहता देता है, उसको समाज टोकता नहीं है, या तो ये डर के मारे कि भाई क्यों इसके मुंह लगा जाए, या जो है ये देख करके भाई ये ऐसे कहता रहेगा, और वो ऐसे सोचना, वो फिर आगे उसको अपराधी तरफ बढ़ा देता है। कॉमन लैंग्वेज में हम लोग ऐसे लोगों को शायद छपरी बोलते हैं, तो मे बी रफियन और छपरी। बिल्कुल, बहुत अच्छा वर्ड है ये छपरी वाला। हम उसको अंग्रेजी में रफियन बोल सकते हैं, बाकी वो छपरी वाला बात है, वो बिल्कुल सटीक बैठती है इस वर्ड के लिए। नाइस। सो सर, कुछ महीने पहले यूपी में एक नर्सरी क्लास का स्टूडेंट अपने स्कूल में देसी कट्टा वो लेकर आ गया और उसने 3rd क्लास के स्टूडेंट पे वो तान दिया था। सो नर्सरी क्लास का एक स्टूडेंट, इतना बड़ा क्राइम, क्योंकि नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए ये एक्चुअली बहुत बड़ा क्राइम है और काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर अस एज ए सोसाइटी। कहीं ना कहीं स्कूल या फिर उसका जो फैमिली एनवायरनमेंट था वो इस क्राइम को अंजाम देने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इस पे आपका क्या थॉट है? क्राइम के लिहाज से इन चीज़ों में मैंने बताया कि 3-4 चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर। अब ये चारों चीज़ों को मिक्सअप करके चलोगे तो पुलिस का एक प्रारूप सा बनता है, बेसिक जो थीम्स हैं वो। अब हम यहाँ कहें कि उस बच्चे को हमने पाया है कि माँ बाप ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे बच्चे ने एक चीज़ उठाई और फेंक दिया, तोड़ दिया, यदि वो माँ बाप उसको वहीं रोकें, उस रोकने के बजाय बच्चे के लिए वो ताली पीटते हैं या हंसते हैं या मजाक का रूप लेते हैं, या वो गुस्से में माँ से भी झगड़ता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है वो खाने के लिए उठ जाता है, या फिर वो एक दिन खाना नहीं खाता है, या कभी कभी घर से बाहर भग पड़ता है,
ये चिन्ह जो हैं वो निश्चित रूप से एक क्रिमिनल की निशानियां। मैं ये नहीं कह रहा इसमें कि भाई बचपन भी नहीं होता, बचपन में रूठना भी होता है, झगड़ना भी होता है, लेकिन वहीं मैं आ रहा हूँ कि हाव भाव जो आपको पता लग जाएंगे, बचपन का रूठना और एक क्रिमिनल बिहेवियर चेंज के लिए रूठने वाले में दोनों में अंतर पाया जाता है। पग पालने में दिख जाते हैं तो वैसा। अब उसमें मैंने कई बार पाया है बच्चों में, मैं तेरे को चाकू मार दूंगा, हाँ, ये होता है। और वो बच्ची माँ हंसती है, और वो कभी कभी क्या होता है कि वो गिलास उसके फेंक के मार देता है, या कटोरी फेंक के मार देता है, या गैस को ऑन कर देता है। इस तरह के बिहेवियर जो हैं उनमें सतर्कता की आवश्यकता होती है। अब आज के समाज में ये बहुत बड़ी कमी आती जा रही है कि हम सब जो है पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा काम के लिए प्रति उत्तरदायी बनते जा रहे हैं, ना कि अपने बच्चों की परवरिश के प्रति। बच्चों को, मेरा तो कहना है कि बच्चों को ना केवल सामने आपको पढ़ना है, जांचना है, देखना है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उसका पीछा भी करना है। कहाँ बच्चा जा रहा है, किससे बात कर रहा है, और क्या बात कर रहा है, कैसे कैसे व्यवहार कर रहा है। और ये इस कारण से नहीं पीछे हो रहा, तो बच्चों को संभाला जा सकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो ये सिचुएशंस आजकल आने लग गई हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे आप देखते होंगे, टेलीविज़न पे आप देखते हैं, उन बच्चों में वहाँ छोटा वहाँ तो एक्टिंग होती है, लेकिन वो एक्टिंग को भी वो अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके बिहेवियर में भी खुद में परिवर्तन होता है, और वो उसको एक सपोर्टिंग और देते हैं। ये कारण हो रहा है कि जहाँ पर वो जो आपने एक एग्जांपल दिया कि इस कारण से बच्चे ने ऐसा किया है, तो ये, लेकिन ये 100% नहीं कह सकते, इनमें हम ये कि कंक्लूजन नहीं निकाल सकते भाई ऐसा बिहेवियर बच्चों का चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ अंश तक इन चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है। सर, सो हमने अपब्रिंगिंग का क्रिमिनल इंस्टिक्ट्स पे इफेक्ट काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अब मुझे फूड हैबिट्स और वेदर कंडीशन, इस पे डिस्कस करना है कि हमारे फूड हैबिट्स, ये डिबेट चलता है कि वेज वाले जो हैं उनमें क्रिमिनल इंस्टिंक्ट्स थोड़े कम होते हैं वर्सेस नॉन वेज खाने वालों में। प्लस जो स्टेट्स जिनमें हाई टेम्परेचर रहता है, फॉर एग्जांपल राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस टाइप के हाई टेम्परेचर वाले स्टेट्स में क्राइम रिकॉर्ड लो टेम्परेचर वाले, फॉर एग्जांपल हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर जो ठंडे स्टेट्स हैं उनमें क्रिमिनल टेंडेंसी लोगों में थोड़ा डिफरेंस होता है। मतलब हायर टेम्परेचर वाले स्टेट्स में लोगों में क्रिमिनल टेंडेंसी थोड़ी हाई होती है। ये एनसीआरबी के डेटा से भी वैलिड होता है। सो व्हाट आर योर थॉट्स कि फूड हैबिट्स प्लस वेदर ये क्या रोल प्ले करते हैं? इसमें हम एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, जियो पोलिसिंग। जियोग्राफिकल सिस्टम के तहत से पुलिस का क्या रोल है और वहाँ के लोगों का रोल है। ये आपने सही कहा कि जब जब जितने गर्म देश हैं या गर्मी वाले टाइम पर हैं, ये एनसीआरबी डाटा नहीं, हमने भी देखा है कि जून में या मई में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और सर्दियों के टाइम पर जो है वो केसेस कम रहते हैं। जैसे मैं झगड़ों के बारे में बताऊं, झगड़े वाले केस होंगे वो जून के महीने में या मई के महीने में बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। दिसंबर में और नवंबर के महीने में सर्दी के कारण से झगड़े वाले केस संभवतः नहीं मिलेंगे। दूसरा, छीना झपटी वाले केस भी जून के महीने में ज़्यादा मिलेंगे, और या गर्म प्रदेश जो हैं उनमें ज़्यादा मिलेंगे। और निश्चित रूप से जहाँ ठंडे प्रदेश हैं या हिमाचल का जैसे आपने नाम लिया, तो एक तो वहाँ पर ठंड रहती है, एक बच्चे उनके साथ में प्रॉपर नज़र में रहते हैं, तो इस कारण से होता है। फूड बिहेवियर का मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आईपीएस के अफसर साहिबान है ना, उनको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई जाती है ट्रेनिंग में भी। मैं बताता चलूँ कि उनका कम से कम डेली का एक पीरियड जो होता है, जो मैंने सुना है, एक पीरियड खाने के ऊपर भी रहता है कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। ये चीज़ भी मायने रखती हैं। अपराध के जगत में मीट का तो मैं नहीं कहूँगा या अंडे का नहीं कहूँगा, लेकिन गरम मसाले खाने के बाद में उत्तेजना ज़्यादा बढ़ती है। अब उस खाने के बाद फिर मैं आपके और उन्नत लेवल पे आऊँ तो शराब का पीना, स्मैक का पीना, गांजा का पीना, ये भी थोड़ा सा
जो फूड बिहेवियर है उसमें आ जाता है कि उसके बाद में जो है अपराध की जो स्थिति है या लेवल है वो ऊंचा उठ जाता है। सर, सो क्रिमिनल साइकोलॉजी पे हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया, वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपके साइड से मिला। अब मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा टॉपिक को बॉलीवुड की तरफ। सो रिसेंटली पिछले कुछ सालों में अगर हम लोग देखें तो बॉलीवुड में काफ़ी मूवीज, काफ़ी सीरीज क्रिमिनल को ग्लोरीफाई करने में, आई वुड से दिस वर्ड कि क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करने पे काफ़ी मूवीज फोकस्ड हुई हैं। चाहे आप रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी किल, सेक्टर 36, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मिर्जापुर, या फिर ये कुछ सीरियल्स हैं क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इस टाइप के सीरियल्स भी चलते हैं विच क्लेम कि हम लोग लोगों को क्रिमिनल्स के अगेंस्ट अवेयर कर रहे हैं। बट आई फील अपोजिट कि वो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट अवेयर नहीं कर रहे, बट क्रिमिनल्स को अवेयर कर रहे हैं कि आप क्राइम करके बच कैसे सकते हैं। सो आपका क्या विचार है कि ये जो मूवीज हैं, ये सीरीज हैं, स्पेशली हमारे यूथ पे क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं? मैं इसमें आपके साथ बिल्कुल समर्थन करता हूं कि आपने सुना होगा और मैंने भी देखा है, पढ़ा है कि कई कई फिल्म ऐसी हुआ करती थी पुराने ज़माने में, यार अब भी हैं, जिनमें यदि वो सर्टिफिकेशन दिया भी जाता है तो कहीं ए प्लस या ए प्लस प्लस का निशान लगाया जाता है, भाई एडल्ट देख सकते हैं या डबल और ज़्यादा एज के देख सकते हैं। इस तरह से जो ये सीरियल जो आ रहे हैं और जिसमें टीआरपी कमाने की बात चल रही है, ये निश्चित रूप से क्रिमिनल्स को सहयोग करते हैं और उनका क्रिमिनल बिहेवियर जो है उस तरफ से चलना शुरू होता है या उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उनकी मॉडल्स ऑपरेंडी में परिवर्तन लाते हैं और वो उन तरीक़ों को सीखते हैं इन चीज़ों से। मेरा तो मानना है कि इन चीज़ों को वो ही बताया मैंने कि प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए और गवर्नमेंट के उनमें रूल्स लगने चाहिए कि उनको किस टाइम पे दिखाया जाएगा, कौन कौन लोग दे सकते हैं। पर आजकल मीडिया का ज़माना आ गया है, वो खुले रूप से आ रहे हैं, उन पे बैन लगना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक केस भी देखा था जिसमें महाराष्ट्र का केस था आई थिंक। सो एक यूथ ने अपनी बहनों का मर्डर करके, अजय देवगन की एक मूवी है दृश्यम, उससे इंस्पायर्ड होके वो जिस तरह से अजय देवगन ने उस क्राइम को हाइड करने के लिए एक स्टोरी बिल्ड किया था, एक नैरेटिव बिल्ड किया था, सेम वही स्टोरी सभी लोगों के सामने एक स्टोरी बिल्ड कर रहा था, उनके माइंड में फीड कर रहा था कि हाँ, मैं जो क्राइम हुआ था उस टाइम पे मैं वहां अवेलेबल नहीं था, या फिर मे बी इसने किया है, तो वो उस टाइप से नैरेटिव बिल्ड कर रहा था। तो आई फील कि मीडिया या फिर जो ये बॉलीवुड है काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है क्रिमिनल इन्फ्लुएंस करने में, क्राइम इन्फ्लुएंस करने में। इसके दो पहलू हम देख सकते हैं। एक तो जो आपने कहा वो भी बात है कि भाई क्रिमिनल्स जो है उसमें उससे सहयोग पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी तो है कि जो आम पब्लिक है वो भी तो सीख रही है कि भाई हमें ऐसे कोई करता है तो उससे इस तरह सावधान रहना चाहिए। तो हम किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते बिल्कुल नकारात्मक मामला है। सर, सो कभी किसी हाई प्रोफाइल केस में आपको इन्फ्लुएंशियल प्रेशर या फिर ब्राइब ऐसा कुछ ऑफर हुआ जिससे आपको एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में चार्जशीट बनाने के लिए प्रेशर आया हो? तो ऐसी सिचुएशंस अगर आती हैं तो आपने कैसे हैंडल किया? दिल्ली में की पुलिस में और अन्य राज्यों की पुलिस में थोड़ा सा भिन्नता है। हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहते हैं। और दिल्ली पुलिस की और अन्य राज्यों की पुलिस के बारे में खुला रूप से बताऊं कि हमारा तबादला कहाँ कर देंगे। यदि कोई पॉलिटिकल प्रेशर वाला जो आता है उसका मेन कारण रहता है कि आपका तबादला कर दिया जाएगा, क्योंकि सीनियर जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका हाथ रहता है, ट्रांसफ़र तो कर ही सकते हैं। अब मुझे यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र दिया जाएगा, यहाँ से शाहदरा से जनकपुरी या और कहीं कह लीजिए साउथ साइड में, ईस्ट साइड में, तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहती है। तो दिल्ली पुलिस के पॉलिटिकल प्रेशर में तो नहीं आती है। हाँ, इतना ज़रूर है कभी कभी जो है पॉलिटिकल पर्सन लगा लो या हमारे सीनियर अफसर होने में वो कुछ अपने उनके पक्ष की बात को कभी कहने की कोशिश करते हैं। सर, अभी एक केस जिसने पूरे देश में सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर शराबा मचाया था वो था आरजी कर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर केस। सो उसमें ये भी सोशल मीडिया पे चला था कि एविडेंस टेम्परिंग हुई थी, केस को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया था। फिर वो केस फाइनली सीबीआई के पास आया, बट सीबीआई के
पास पहुंचने तक एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो चुके थे अप टू सम एक्सटेंट। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि जो ये वाला केस था बुचर ऑफ दिल्ली, उसमें भी फिंगरप्रिंट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, सो डू यू थिंक कि इस केस में भी एविडेंसेस और बेटर तरीके से प्रिजर्व किए जा सकते थे, प्रोटेक्ट किए जा सकते थे? इसमें मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन एक एक्सपीरियंस का पार्ट है, ट्रेनिंग का भी इसमें शामिल रहता है कि आपने कैसे ट्रेनिंग ली है और आपने कैसे केसेस को डील किए हैं। जो आरजी का वाला जो बंगाल वाला केस है, इसमें मैं शुरुआत से बताना शुरू करूं कि एक तो ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ट्रेनिंग कैसे हो रही है, वहाँ हमें क्या बताया जा रहा है। दूसरा, केसों का ढेर अंबार मिलता जा रहा है। आप जानते हैं जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में अपराध की जो प्रतिशतता है वो बढ़ती जा रही है। प्लस में एक तीसरी बात यह है कि हमारे से सीनियर जो लोग हैं वो, या हम कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट भी ये चाहता है कि केसेस ज़्यादा ना हों, और वो कहते हैं कि भाई केसेस ज़्यादा ना हो तो छुपाने की कोशिश करता है वो आदमी। जब ऊपर से बताया जाता है भाई केस ज़्यादा तुम्हारे यहाँ क्यों हो रहे हैं, अब केस हो रहा है तो हो रहा है। लेकिन ये कमी जो है इसी केस में मुझे जो दिखाई दे रही है वो ये देखी कि भाई उन लोगों ने शुरू में छुपाने की कोशिश करी, और मैं उसके लिए थोड़ा सा मीडिया को भी दोष देना चाहूँगा कि शुरुआत से मीडिया कहने लग जाता है अब कोई पुलिस जो है भगवान तो है नहीं या जादूगर तो है नहीं, तुरंत कार्रवाई स्टार्ट कर देगी। लेकिन इस केस में जो हुआ वो ये हुआ कि शुरुआत में उस एसएचओ ने उसको एक शिथिलता दी केस को रजिस्टर करने में। तो एक नियम है कि जितना जल्दी मौके पर आपका पहुंच होगी, जितना जल्दी आप बारीकियों से उनको देखना शुरू करेंगे, उतना ही केस अच्छा सॉल्व हो जाएगा। और एक बात बताऊं आपको, जैसे बायोलॉजिकल थिंग्स होती हैं, बायो थिंग्स होती हैं, जो ही आप तोड़ते हैं उसी टाइम पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन की बात भी यदि है, जो ही आप जितनी देर करते जाएंगे, 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, उतने ही एविडेंस भी डिकम्पोज होते चले जाएंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब, या डिकम्पोजिशन में लगा रहा हूँ, इतने ही वो वेनिश होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे केस दर्ज लेट करने क्या होता है कि कोर्ट के पास मैंने कहा था कि आपको 100% प्रूव करना है। अब आपने 3 घंटे के बाद में या 6 घंटे के बाद दर्ज किया, तो 6 घंटे के दर्ज कोर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आपने भाई केस दर्ज क्यों लेट किया है। तो अब यहाँ हमारे कानून की एक बड़ी जोर की चीज मानती है, विक्टिम के साथ में उनके विटनेसेस, नंबर 1, नंबर 2 पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 2, नंबर 3 प्रोसिक्यूशन। ये तीनों को प्रोसिक्यूशन एजेंसी बोला जाता है। अब इन तीनों पार्ट में जहां भी कमी हो गई वो समाज को नुकसान करेगा या विक्टिम के केस को नुकसान करेगा। अब विक्टिम ने तो रिपोर्टिंग की, बहुत जल्दी बताया, पुलिस ने क्या किया, देर किया या वहां से बात नहीं बनी। अब जो ही आप देर करते हैं तो देर करने के बाद में वहां लोगों को आना, उनको छूना, उनकी बातों को देखना, अनभिज्ञ आदमी इन्वेस्टिगेशन सब तो परफेक्ट नहीं होता है, वहां मौके पाएगा कोई चीज उठाई और देख लिया। अब वो पिछले वाले जो ही आपने अपना हाथ दूसरा लगाया तो पिछला वाला जो फिंगरप्रिंट है वो हट जाता है। सीसीटीवी फुटेज 1 महीने की रिकॉर्डिंग होती है। अब आपने 1 महीने कुछ देखा है नहीं, काम ही नहीं किया, तो सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाएगी। उसके बाद में वहाँ साधारण आदमी आया, जैसे इसमें भी केस में हुआ था कि वो आया और उन्होंने साफ कर दिया, धुलाई पुताई करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इंटेंशनल भी हो सकती हैं और नेग्लिजेंस के द्वारा भी हो जाती हैं, या ये दिखाने के लिए कि भाई यहाँ तो अब आएंगे कोई सीनियर अफसर्स आ जाएंगे और वो देखेंगे कि भाई यहाँ पर तो ये गंदगी पड़ी हुई है। उन्होंने गंदगी को देखा, उन्होंने जो है सफाई को देखा, उन्होंने जो तफ्तीश की चीज़ है वो नहीं देखा। यदि बारीकी से वो देखी जाती तो केस अच्छा हो सकता था और अच्छी जांच हो सकती थी। मेरा कहने का मतलब है कि रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, इस चीज में इन्वेस्टिगेशन का भाग होना चाहिए। यदि आपने कंसिस्टेंसी लगातार आपने नहीं देखा, आपने कंटिन्यू काम नहीं किया, आपने मौके पर तुरंत नहीं पहुंचे, आपने बारीकियों से निरीक्षण नहीं किया, तो फिर वो एविडेंस मिटती चली जाएंगी। चाहे वो एविडेंस मिट रही हो नेचुरली
या किसी दूसरे आदमी जो क्रिमिनल आदमी का सपोर्टर होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसके द्वारा हटाए जा रहे हैं, वो प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो जैसे ये आरजी केयर हॉस्पिटल वाला केस बनाया, इसमें क्या हुआ कि रात का टाइम था, मुझे जो लगता है कि वहाँ के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट भी और वहाँ के एसएचओ भी शायद वो छुपाने लग गए कि भाई किसी को पता ना लगे। कॉलेज के नाम की बदनामी होगी, उस कॉलेज की बदनामी होगी, हॉस्पिटल की बदनामी होगी, छुपाने को लगे हुए, थोड़ा देर बाद केस दर्ज कर दिया जाएगा, हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनकी नीयत खोटी रही होगी, लेकिन उन्होंने नेग्लिजेंसी की, और वो हम इंटेंशनल नेग्लिजेंस कह सकते हैं कि भाई उन्होंने तो ये छुपाने की कोशिश करी कि भाई ये जो केस जो है किसी को पता ना लगे। दूसरा क्या है कि एक चीज और बताता चलूं मैं अभी, कि आईओ के पास में बहुत सारे केसेज आते हैं, और एक मेंटली बिहेवियर सा पुलिस का हो गया है कि भाई मैं इस केस को टलाऊं, लंबे समय तक आईओ को पेश होना, बहुत सारे केस हो जाना, इस कारण से ये चीजें छोटी सी पुलिस अवॉइड करती है। इनमें परिवर्तन करने वाला मामला वो सोसाइटी जो सिस्टम का है, सिस्टम कैसे चेंज करता है, धीरे धीरे चेंज कर रहा है, हमारे रिसोर्सेज आ रहे हैं, मीन्स अवेलेबल हो रहे हैं, वो आगे जाकर शायद फायदा मिल सके। सर, एक अभी उज्जैन में एक केस हुआ था जहाँ पे ब्रॉड डे लाइट में एक लेडी के साथ रेप चल रहा था, वहाँ पे सैकड़ों लोग उस रोड पे जा रहे थे। तो ऐसे केसेस में लोगों को क्या करना चाहिए? एक अवेयरनेस मैसेज हमारे व्यूअर्स को दिलवाना चाहूँगा मैं आपके थ्रू, कि एटलीस्ट ऐसे केसेस, वो केस वहाँ पे अवॉइड हो सकता था अगर लोगों में कुछ अवेयरनेस होता, तो डेफिनेटली वो केस अवॉइड हो सकता था। ये हमारे पुलिस सिस्टम की और कोर्ट सिस्टम की थोड़ी सी कमी है, और उस कमी का प्रभाव सोसाइटी में आ रहा है। सोसाइटी में एक सोच बन चुकी है जो बहुत ही नुकसान दे रही है कि मुझे क्या पड़ी, मुझे क्या करना, और मैं इसमें सामने आ जाऊंगा तो मुझे गवाही देनी पड़ेगी, पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सर, अभी बाबा सिद्दीकी जो काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन है, मुंबई में उनके बेटे के ऑफिस से निकलते टाइम उन्हें वाई सिक्योरिटी मिली हुई थी, बट डिस्पाइट दैट उनकी किलिंग कर दी गई, उनका मर्डर कर दिया गया। सो एक इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद उनकी डेथ, उनकी किलिंग हुई, उनकी हत्या हुई, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में चूक हुआ है। तो इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये सच्ची बात है, और इसको हम मेरे लिहाज से, पुलिस के लिहाज से मैं जोड़ूंगा, ड्यूटी आवर्स के लिहाज से जोड़ूंगा। उनको 2 दिए गए थे या 3 कांस्टेबल दिए गए थे, वो हो गए एक बात, उनकी ड्यूटी कितने घंटे लग रही है, 8 घंटे लग रही है, 10 घंटे लग रही है, 12 घंटे लग रही है, वो बात हो गया। दूसरा, बाबा सिद्दीकी के साथ में उनका अटैचमेंट, जो सिक्योरिटी में रहता है वो एक ही आदमी लगते रहते हैं, और वो उनके साथ अटैचमेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ इस मामले में सोचता हूँ दोनों तरफ से चूक हुई है। बाबा सिद्दीकी के द्वारा भी चूक हुई है कि उसने एक आदमी 2 आदमी कह जा भाई अपना आराम कर ले, एक आदमी मेरे साथ रह लेगा। दूसरा, वो जो जिनको छुट्टी दी गई, मुझे नहीं मालूम ज़्यादा डिटेल का, यदि उनको छुट्टी दी गई, वो बाबा सिद्दीकी दी, तो उनको छुट्टी पर नहीं जाना चाहिए था। और फिर ये है कि जब उनको Y+ सिक्योरिटी उनको दी गई है, तो ये सिक्योरिटी कंसर्न पर्सन के अंदर भी होना चाहिए कि भाई वो जो है इन चीज़ों को अडॉप्ट ना करे। उसको सिक्योरिटी दी गई है तो कोई ऐसे ही नहीं दी गई है, कोई रीज़न कारण है, उसको खुद को भी सतर्क रहना चाहिए था, और जो पुलिस वाले ड्यूटी थे उनको सतर्क रहना चाहिए। और निश्चित रूप से ये मैंने कहा प्री ऑडिटिंग, वो जो कांस्टेबल लगे हुए थे या हेड कांस्टेबल जो लगे हुए थे, उनकी प्री ऑडिटिंग सिस्टम उनके पास में नहीं था। हो सकता है ट्रेनिंग में कमजोरी रही हो सकता है उनके वो जो डेली की प्रैक्टिस रही है उसमें कमी रही हो। अब जैसे उसमें मिर्ची फेंकना वाला था, तो हम जो है ट्रेनिंग के पार्ट में सीखते हैं कि भाई आपको तो मिर्ची फेंकी जा सकती है, आपको पत्थर ही मारा जा सकता है, आपको उनको चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर पुलिस अफसर या पुलिस का मुलाजिम कैसे हो गया जब आपने हर चीज़ को एंटिसिपेट नहीं किया तो। और फिर आपके पर्सन के नज़दीक जो आ रहा है मिर्ची, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो 10 मीटर से 20 मीटर से दूर से फेंक देगा, आपके पास आ रहा, तो सतर्कता तो जरूरी है ना। वहाँ सतर्कता की कमी रही है।
ये बात जरूर है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने काम नहीं किया, कांस्टेबल था, उसके साथ में था, लेकिन सतर्कता की उसकी कमी खुद की रही। सर एक काफी अच्छी मूवी है जो ऑस्कर की रेस में भी है, लापता लेडीज, उसमें बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है कि गांव में आज के टाइम पे भी ये दिखाया जाता है कि पुलिस कोर्ट का चक्कर एक तरह से पाप माना जाता है। सो ये वाला जो मिथ है या ये वाला जो परसेप्शन है रूरल एरियाज में स्पेशली, कि लोग अगर कोई क्राइम हो भी जाता है तो उसे रिपोर्ट नहीं करवाते, तो ये इस परसेप्शन को या फिर इस नैरेटिव को ब्रेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, कोर्ट को या फिर जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए? इसमें सोसाइटी भी, मैंने बताया, प्रोसिक्यूशन भी, हमारे जो कानून बनाने वाले उनकी भी, और पुलिस की भी, चारों की कम्युनिटेटिव एफर्ट्स होने चाहिए, और एक साथ एफर्ट्स होंगे तो काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। मैं जो मानता हूँ, जैसे मैंने अमेरिकन का इन्वेस्टिगेशन पैटर्न पढ़ा है, वहाँ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा को कम देते हैं और इकोनॉमी की सज़ा को ज़्यादा देते हैं, मैंने मॉनेटरी सज़ा को ज़्यादा देते हैं। दूसरा, वो हमारे यहाँ तो 100 रुपए का, हमारे यहाँ 100 था, 500 रुपये हो गया, अब 500 किया गया है, वो भी सन 47 के बाद में या 1950 के बाद में आप कह सकते हैं कि अब जो है 500 रुपीज़, जो 100 रुपये का चालान चल रहा था 500 का चालान अब हुआ है। अब यहाँ मैं एक एक करके बता दूं पुलिस क्या कर सकती है। पुलिस के पास में अब शुरुआत में जो मैंने प्रयोग भी किए हैं और वो प्रयोग मेरे सफल भी रहे हैं। जैसे आमतौर पर यह देखा जाता है और ये कानून है कि हेलमेट पहन के चलना चाहिए। आप देखते होंगे कि कितने हेलमेट पहन के चलते हैं, नहीं चलते हैं। उन हेलमेट को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए? तो मेरा मानना है कि ये सीनियर लेवल के ऊपर देखना चाहिए और पुलिस के सीनियर अफसर्स की तरफ। एक दिन वो 1000 लगा दे, 1000 आदमी, आज सारे के सारे 1000 हेड कांस्टेबल हैं, वो मोबाइल इसका हेलमेट का चालान करेंगे। निश्चित रूप से एक दिन आप चालान करेंगे तो पब्लिक में मैसेज जाएगा। अगले बार में फिर जो है आप उनसे ग्रेजुअली घटाते चले जाइए। अगले वीक में आप 900 लगा दीजिए, अगले वीक में 700 लगा दीजिए, अगले वीक में 100 लगा दिए। तो आपके जो बिना हेलमेट पहनने वाले लोग हैं वो ही सोचने लग जाएंगे हेलमेट पहनना चाहिए, पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। तो परिवर्तन क्या होगा कि जो पुलिस को काम करना चाहिए था वो पब्लिक करना स्टार्ट कर दी। ओ भैया वहाँ पुलिस खड़ी हुई है। यदि आपके बाद में 100 आदमी खड़े में 1000 के बजाय आपने 100 आदमी लेकर खड़े कर दिए तो वो कह देगा भैया पुलिस खड़ी हुई है, मतलब आपने सोसाइटी को ही पुलिस बना दिया। दूसरा ये मामला कि भाई आपने जो मैंने बताया था केस दर्ज करने वाला, केस दर्ज करने वाले में स्टैटिक्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यदि आप स्टैटिक्स पे जाना स्टार्ट करेंगे तो वो आप एक तरह से अपने आप को किल कर रहे हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि आप जो केस दर्ज ना कर करके और आप दो तरह से मार खा रहे हैं। एक नंबर, एक तो मैं एसएचओ हूं या मैं एसीपी हूं किसी डिवीजन का और उस डिवीजन में मैंने केस को कम लिख दिया, और इस तरह से दिल्ली में जितने डिवीजन ऑफिसर्स हैं या जितने जो एसएचओज हैं उन्होंने अपना केस कम लिख दिया। इस साल आपके केस 10 आपने लिखे, 80 नहीं लिखे या 90 नहीं लिखे, अगले से भी 90 नहीं लिखे, तो आपके अपराध तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप के सिपाही कितना मिलेंगे? अरे भाई आपके यहाँ तो 10 ही केस दर्ज हुए हैं, इतने आदमी क्यों चाहिए आपको, जबकि 100 केस हो रहे हैं। तो एक तो आपको मैन पावर नहीं मिलेगी। दूसरा मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो जो केस में जब पकड़े जाएंगे फिर आप क्या कहेंगे? वो बताएगा मैंने वहां चोरी की थी या मैंने वहां वारदात की थी। उस वारदात में तो आपने दर्ज ही नहीं की, दर्ज नहीं की तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। 2 मामला हो गया। अब आ जाता है, ये तो पुलिस की बात आ गई। नेताओं की बात में कानून को ऐसे कानून लाने चाहिए जो अभी बीएनएस बना है, बीएनएसएस बना है, मैं समझता हूं कि इनमें अभी भी खामियां हैं जिसको सरकार ने अच्छी तरह से नहीं लिया। एक सेक्शन 182 आईपीसी हुआ करता था कि झूठी केस को दर्ज करना। आप डाटा देखेंगे कि
पूरे भारत में, या भारत छोड़िए दिल्ली में 182 के कितने केसेस दर्ज किए गए हैं। झूठ बोलने पर केस दर्ज करने का मामला करता है। तो आज आपके पास में जो थाने में केसेस कंप्लेंट आ रही हैं, उनमें से कम 20% तो केसेस की झूठ होते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। तो जो झूठे आरोप का यदि आपका एक्शन होता तो वो केस आपके रुक जाते, मतलब 20 पे आपको काम नहीं करना पड़ता। वो कानून लाना चाहिए कि भाई 182 आईपीसी में कोई झूठ बोलता है तो उसको उतनी सजा मिलेगी जिसकी तहत में उसने केस लगाया है। आई थिंक मैंने कल ही पढ़ा था कि एक लड़की ने एक पर्सन पे रेप का केस लगाया था और उसे 4 साल की सजा हुई थी। हाँ। अब कोर्ट ने जिस लड़की ने फॉल्स केस लगाया था उसे वापस 4 साल की सजा दी है। हाँ, तो अब आप ये देखें कि उसमें आप पुलिस के और जुडिशरी का काम देखिए। मैन आवर्स या मैंडेज काउंट करना दिए, उसने एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद में लिखा गया, उसको लगा हुआ 1 घंटा, उसको अरेस्ट करने में लगाया होगा 4 दिन, उसका डोजर बनाने में, मेडिकल कराने में, उसको लाने में, ले जाने में, कोर्ट में ले जाने में, कोर्ट को 30 तारीख में पेश करने में कितना दिन लगे होंगे। यदि वो एक्शन होता तो डर रहता कि भाई झूठे केस दर्ज नहीं कराएंगे, झूठे केस दर्ज तो 20% वाला केस पड़ा, वो खत्म हो जाता। अब आते हैं हम ट्रायल के टाइम पर। आपको मानना होगा जी कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो जज साहब क्या करते हैं कि चाहे केस कोई सा भी हो, पुलिस ऑफिसर चले गए वहां पर, मैंने बताया कि आईओ को जाना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक इंपॉर्टेंट चीज है। उस थाने में ना उस कोर्ट में शो केस लगे हुए हैं, तो शो आईओ आए ना, वो शो आईओ खड़े नहीं रहेंगे उस थाने, उस कोर्ट में। हो सकता है कि दोपहर तक 20 का नंबर आएगा, 50 का नंबर आएगा। वो 50 जो आदमी है, पुलिस ऑफिसर इंपॉर्टेंट पर्सन है जो थाने में होकर के अपने काम को तवज्जो दे सकते थे, वो इन्वेस्टिगेशन को और अच्छा कर सकते और इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। वो मात्र आईओ जो हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो कोर्ट में खड़े हो रहे हैं और लास्ट में कहता है ठीक है जी, आज गवाह नहीं है, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए। तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्स हुआ, वेस्ट ऑफ मैन पावर होगी। और वेस्ट ऑफ मैन पावर नहीं, वेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मैन पावर क्या वेस्ट हो गया है। मेरा सुझाव तो ये है कि वहां कोर्ट को ये करना चाहिए कि सबसे पहले पुलिस ऑफिसर की ही हाजिरी ले लें और 1 घंटे 2 घंटे में जो गवाही होनी है उनकी गवाही करवा लें और जाने दें। क्या होता है कि और केसों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। जो पुलिस वाले केस हैं तो पुलिस वाला रुका रहेगा यहां पर। ये कोर्ट को चेंज करना चाहिए। एक जो मैंने अमेरिकन पैटर्न बताया था कि अमेरिका में क्या होता है कि जो अनुभवी वकील होते हैं और अनुभवी पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनकी एक कमेटी बना दी जाती है और वो कमेटी क्या करती है कि गवाहों का बयान रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती है। आज आपके पास में सीसीटीवी मौजूद है, कोर्ट के एक रूम को अलग से कर दीजिए, सीसीटीवी लगा दीजिए। मेरे तरह से रिटायर्ड ऑफिसर्स को या रिटायर्ड जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उन दोनों को बैठा दीजिए, छोटा सा रिम्यूनरेशन दे दीजिए। वहां बैठ करके वो आपकी सीसीटीवी के टाइम में रिकॉर्ड करेंगे, आप बोलेंगे क्वेश्चन, वो गवाह जवाब देगा, तो कोर्ट का टाइम बच रहा है ना। वो कोर्ट का टाइम बच जाएगा और उससे त्वरित गति से केस सॉल्व होना स्टार्ट जाएंगे, क्योंकि 50% जो काम जज को करना चाहिए था वो उस कमेटी ने ही करके दे दिया। काउंसलिंग की, मेडिएशन की भी एक थ्योरी चली है, उससे फायदे तो मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में यदि ये भी कर दिया जाए कि सीनियर जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे ले लिया जाए, या रिटायर्ड जजेज हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लिया जाए, या जो सीनियर एडवोकेट जिनकी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कर चुके हैं वो आने के लिए तैयार हैं। और ऐसा नहीं है नहीं तैयार हैं, बिल्कुल तैयार होते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही होता है। प्रोसिक्यूशन जो ऑफिसर होते हैं हमारे सरकारी वकील पीपी साहिबान इतने बढ़िया नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, उनको सारा कानून का पता रहता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमसे और जज साहिबान से ज़्यादा सरकारी वकीलों को मालूम रहता है। उनकी सेवाएं रिटायरमेंट के बाद में ली जा सकती हैं, वो रिकॉर्ड करेंगे। और आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, यदि आप देखते हैं तो कोर्ट में सरकारी वकील तो बयान लिखवाता है, यदि उसको एक कर दिया जाए तो मेरा तो मानना है 90% कोर्ट का काम आपका निपटा देंगे। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन का पार्ट रहता है, वो आप कोर्ट के सामने कर सकते हैं। वो तो लिखा जा चुका, लिखे जाने पर वकील साहब को क्लोज करना है, वो क्लोज करवा दें।
तो कोर्ट का भी टाइम बच सकता है, पुलिस का भी टाइम होता है, और जो केसेज आप देख रहे हैं रिकॉर्ड में आ रहा है, सीजीआई साहब भी कह रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहिबा कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा केस पड़े हुए हैं, वो केसों का निपटारा भी अच्छी तरह हो सकता है। कहने का मतलब हमारे को कानून के विद हैं, उनको देखना पड़ेगा कि भाई उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसमें कोई दोष नहीं है। अमेरिका में होता है, मैंने एक केस में गवाही दी है, वहाँ के जो सीनियर एडवोकेट्स थे और सीनियर रिटायर्ड जो पुलिस अफसर थे, वो हमारे यहाँ आए थे और मेरा स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया था। तो करेक्ट, क्योंकि एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग भी 12% के अराउंड ऐसे केसेस हैं जो 10 साल से पेंडिंग है। और जैसा आपने कहा कि सीजेआई चंद्रचूड़ सर ने भी कहा है कि छोटे जो केसेस हैं वो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे, सो दैट दे कैन फोकस ऑन क्रिटिकल केसेस। तो आई थिंक दिस मेक सेंस। हाँ, मैंने बताया ना कि आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या टेक्निक अडॉप्ट करें। एसएचओ और एसीपीज को लगाने के लिए जो नॉर्म्स होने चाहिए, हालांकि वो नॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं, अभी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है कि एसएचओ और एसीपी जो हैं उनको चुन चुन के लगाया जा रहा है, और पैरामीटर्स बन चुके हैं कि ऐसी तरह से एसएचओ लगाए जाएंगे, इस तरह से एसीपी लगाए जाएंगे। उसी तरह जज साहिबान को सोचना चाहिए कि मैं इनको कैसे केसेज को क्लोज करें। और मैंने रीइन्वेस्टिगेशन के बाद कहा कि भाई उसको कोई बत्ता मिलेगा तो हो सकता है हम 1 घंटे के लिए हम भी जाना शुरू कर दें, हो सकता है रिटायर्ड पीपी साहिबान वो भी 1 घंटे के लिए आना स्टार्ट कर दें, और हो सकता है 1 घंटे के लिए रिटायर्ड जजेस साहिब हैं वो भी आ जाएं। 1-1 घंटा आकर के आ गए और उनको थोड़ा सा आने जाने का भत्ता भी दे दिया, इच्छुक भी रहते हैं तो अच्छा हो सकता है। और आपके जो है ना केवल डिटेक्शन में फ़र्क पड़ेगा, बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, कन्विक्शन में जल्दी जल्दी होना चाहिए। और कोर्ट का अब हो क्या रहा है, जो कमी मैंने पाई है, जज साहिबान को कहा गया है एक टारगेट दिया गया है कि दैट यू विल डिसाइड 30 नंबर केसेज इन ए मंथ। अब 30 नंबर केसेज में केस पुराने भी हैं और नए भी आ रहे हैं। उसका नियम यह है कि आपने 2 स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए या 1 दिन कर लिए, उसके बाद में कंप्रोमाइज होगा, दैट विल बी काउंटेड 2 नंबर। दूसरा, आपका एक केस को आपने छोटे से केस को डिसाइड कर दिया 1 नंबर। इस तरह से नए नए केस आ गए, उनको तो आपने 30 नंबर ले लिया, महीने के एंड में भेजा कि साहब ये केस मैंने डिसाइड किया एंड दैट्स व्हाई आई एम अबव 30, देयरफॉर नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द हाई कोर्ट। लेकिन ये कौन देखेगा कि पिछले केसेस को कौन सॉल्व करेगा? हमारे पुलिस में तो सीआरपीसी पुराने 467 सीआरपीसी कहती है, उसमें भी अमेंडमेंट की रिक्वायर्ड है। वो कहती है कि भाई 6 महीने केसेस को तो है आप जो पेनलाइज केसेस हैं वो 6 महीने के अंदर आपको कोर्ट में दाखिल करने पड़ेंगे। जो 1 साल के केसेस हैं उसको विद इन 1 ईयर में केस करने पड़ेंगे। जो 3 साल से अबोव वाले केसेस हैं देयर इज नो लिमिट। तो 3 साल से अबोव वाले का भी डिसाइड करो ना कि आपको अब नो लिमिट मीन्स 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर। वो कैसे पुलिस से उसको उन कैसे रख सकती हैं? हालांकि पुलिस के तो सीनियर अफसरान ने चेकआउट करना स्टार्ट कर दिया है कि वो ये भी देखते हैं कि पोल्ड केसेस आपके पास में कितने पेंडिंग है, उनको डिसाइड करने के लिए कहती हूँ कि 467 के लिए में एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूँ 3 साल से केस वाले तो पहले 3 साल के अंदर दाखिल चालान कर देते हैं। लेकिन जो बड़े केसेज होते हैं, जो हीनियस केसेज होते हैं, जिनको इन्वेस्टिगेशन को नहीं किया जा सकता या हाफ इन्वेस्टिगेशन रही है, उन केसेज का क्या हो रहा है पुलिस में, वो पुलिस के सीनियर अफसर को देखना चाहिए। सिमिलरली कोर्ट के प्रति भी लाइक 467 की धारा के तहत में ही कोई कानून बनाना चाहिए था कि कोर्ट भी भाई आपके कोर्ट में जो है आप इतने साल से ज़्यादा केसेस को नहीं रख सकते। अब उसमें एक बात और भी है, उन पर दोष भी नहीं लगाया जाता कि जैसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाला मैंने बात बताया था। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का केस में सपोज 4 मुलजिम है और 4 मुलजिमों में से पहले जो होता था, मैं अब बीएनएस में चेंज कर दिया गया है, 4 मुलजिम रहा करते थे और उनमें 4 में से एक आया नहीं, तो वो पहले 1 महीने का तो निकलेगा नॉन बेल वारंट, 3 महीने का फिर लगेगा अटैचमेंट, उसकी कुड़की करना जिसको बोलते हैं, फिर उसको 1 महीना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर निकले, मतलब 4 महीने बीत गए। अब वो फिर आ गया, अगला वाला चला गया।
क्रिमिनल तो क्रिमिनल है। हाँ। अगले वाला चला गया 4 महीने वाला, 4 चौक 16 महीने तो आपने उनके आने जाने कर दिए, इसके बाद में अगले वाला का नंबर आ जाएगा। और कितना वेस्ट ऑफ रिसोर्स, टाइम वेस्ट हो रहा है वो। और कभी जो है आईओ साहब नहीं आए उन बीच में, कभी जो है जज साहब की छुट्टी ले ली, कभी साहब पीपी साहब नहीं आए, कभी क्लर्क टाइप करने वाला नहीं आया, ये प्रॉब्लम्स भी हैं। तो मेरा कहने वाला, यदि आप अब अच्छा हुआ है, वो आप जो कह रहे हैं 10 साल से ऊपर वाले केसेस हैं, मैं समझता हूं जब बीएनएस में चेंज हुआ है उससे अच्छाई भी हुई है, इसमें बीएनएस में अच्छाई भी आया है, लेकिन 182 को थोड़ा सा अमेंड करना चाहिए था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को थोड़ा अमेंड करना चाहिए था, और कोर्ट के टाइम पीरियड को भी अमेंड करना चाहिए था कि कोर्ट कितने दिन तक केस रख सकता है। क्यों नहीं हो कि कोर्ट जो है उन केसों को छोड़े और उसी केस को डे बाय डे, जो 10 साल से ऊंचे केस बचे हुए हैं, 30 नंबर का टारगेट। सर ये तो मतलब जो सीजीआई ने कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या फिर हाई कोर्ट के भी जो जजेस हैं वो ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं, उनके पास जो उनके वीकेंड्स होते हैं, उनके जो छुट्टियां होती हैं, उन पे भी उनके पेंडिंग केसेस पे उन्हें काम करना होता है, उनका कुछ होमवर्क करना होता है, सो दैट दे कैन प्रोवाइड डिसीजन ओवर दोज केसेस। नो डाउट कि मैंने बताया कि पुलिस भी ओवरबर्डन्ड है और जुडिशरी भी ओवरबर्डन्ड है, लेकिन सॉल्यूशन मैंने बताया। तो ये जो मैंने बताया कि सॉल्यूशन उन जजेस के बजाय जस्टिस साहिबान जो डिसाइड केस कर रहे हैं, तो क्या उनके नीचे कोई ऐसा रिटायर्ड जज साहब या रिटायर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्टैंडिंग काउंसिल नहीं लगाया जा सकता क्या? वो स्टैंडिंग काउंसिल साहब उनको छोटे केस में उनकी सहायता कर सकते हैं। सिमिलरली जो जुडिशरी है, जो लोकल जुडिशरी है या जिसको हम लोअर जुडिशरी कहते हैं, वो लोअर जुडिशरी में मैं कहता हूँ पीपी साहब जो हैं, मैंने आपको बताया कि पीपी साहब इतने ज्ञानवान होते हैं, उनसे हमें हरदम सहायता मिलती है, हर चीज़ को बताते हैं, उनका सहायता ली जा सकती है। रिटायर्ड पीपी साहब वो बड़े खुश होंगे क्योंकि उनका मेंटेलिटी ऐसी हो सकती है कि लीगल सिस्टम को सहायता करना। हमारी भी हैबिट हो चुकी है कि हम लीगल सिस्टम को सहायता करें। मुझे यदि बुलाया जाए और कहा जाए कि भाई आप रिकॉर्ड स्टेटमेंट में सहायता कर दो, या पीपी साहब को एक, और अब उसको आपको ये देखना कि इसमें न्याय मिले, तो न्याय में आप 3 आदमी बैठते हैं, मैं बैठता हूँ, जुडिशरी बैठती है, रिटायर्ड जज साहब ना पीपी साहब बैठते हैं, जज साहब बैठते हैं रिटायर्ड, तो तीनों के तीनों रिकॉर्ड स्टेटमेंट करके दे देंगे। 1 घंटे के लिए आना उनको, 1 घंटे में आपको आने के बाद एटलीस्ट उनके 10 केस 15 केस के स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड हो जाएंगे, और उसको गवाह को भी दिखाई देगा कि भाई आज मैं गया, मतलब मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट, उसको भी विक्टिम को भी रहेगा मेरा केस भाई बहुत जल्दी चल रहा है, अगली बार वो केस होगा, अगली बार क्या, और पुलिस वालों का केस गवाह बयान होते चले जाएंगे और धीरे धीरे अच्छा होगा। तो ये मेरा सुझाव है कि इनमें जुडिशरी को सोचना पड़ेगा, पुलिस को सोचना पड़ेगा कि हमारे रिटायर्ड जो लोग हैं उनको कितना यूटिलाइज किया जाए, क्या हो सकता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड सजेशन सर। सो होपफुली हमारा जुडिशरी या फिर हमारा सिस्टम ये पॉडकास्ट देखे एंड ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट हो सो दैट सारे केसेस फास्ट ट्रैक हो जाए, तो लोगों का बिलीफ जुडिशरी पे, हमारे न्याय प्रणाली पे इंक्रीज होगा। होप सर, सो हम लोगों ने फॉल्स केसेस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया। आपने मेंशन किया था कि अगर कोई फॉल्स केस लेकर आता है तो हम लोग उसे उसके चाल ढाल हाव भाव से पहचानते हैं। तो काफ़ी बार स्पेशली डाउरी के केसेस में या फिर रेप केसेस में विक्टिम कार्ड भी प्ले किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि सारे केसेस में ऐसा होता है, बट कुछ % केसेस में ऐसा होता है कि विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है, एक फॉल्स केस लगाया जाता है। तो ऐसे केसेस में आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो केस फाइल करने आया है वो एक्चुअली एक विक्टिम है या फिर एक फॉल्स एक्यूजेशन लगा रहा है? शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन में, जब शुरू में डोरी डे थे तो 498 आईपीसी का अमेंडमेंट करके आईपीसी में इनेक्टमेंट किया था, तो उस टाइम पर हमने वो दौर भी देखा है कि पूरे घर के परिवार के रिश्तेदार और 2 अरेस्ट कर लिए गए। इवन 80 साल के 75 साल के नाना नानी दादा दादी को भी डोरी केस की विक्टिम के द्वारा अरेस्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद में सीनियर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें गई और उन्होंने एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टाइप का बना दिया कि भाई इस तरह से केसेस को अच्छी तरह देखा जाए। उसके लिहाज से शुरुआत में एक नए इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन किया गया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। तो सबसे पहले क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में
इंक्वायरी का पार्ट आता है डोरी वाले केसेस में। अब ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इंक्वायरी की टेक्निक्स हैं कि आप उनको कैसे कह सकते हैं कि भाई वास्तव में विक्टिम पॉजिटिव बोल रहा है या विक्टिम पार्ट को प्ले कर रहा है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा पक्ष उस औरत के मामले में लेना चाहूँगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि लड़की जब ब्याहता आती है तो उसके यहाँ ससुराल में उसका गवाह कौन मिलेगा? जो इनलाज हैं वो सारे के सारे खिलाफत में मिलेंगे। लेकिन जब आप इंक्वायरी करना स्टार्ट करते हैं तो जब मैंने बताया कि वेरियस पॉइंट्स पुलिस लेके चले और बहुत से ऐसे नॉर्म्स को अडॉप्ट करे कि भाई आपको तो वास्तविकता पता करनी है। अब पहली बात मैंने बताया हाव भाव, और 99% में हाव भाव से कोई अच्छा अनुभवी इन्वेस्टिंग अफसर या इंक्वायरी अफसर है वो पता लगा सकता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। उसके बाद में सपोर्टिंग एविडेंसेस होंगे। मैं मानता हूं कि उसकी एमएलसी नहीं हुई होगी। एमएलसी क्या होता है सर? मेडिकल लीगल केसेस होती है, उसमें डॉक्टर साहब से उसकी रिपोर्ट करवाई जाती है। तो वो लड़की जो है उसमें अपना घर बसाना चाहती है, तो वो जाकर के हो सकता है कि वो उसने मेडिकल पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया होगा, या उसको डॉक्टर को जो प्रॉपर गवर्नमेंट के डॉक्टर उनके पास नहीं होगी। लेकिन यदि वो डेट और समय बता रही होगी तो उस दिन उसको दवाई ली होगी ना, कहीं डॉक्टर से दवाई ली होगी। तो यदि आप इंटरोगेटरी क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई आपने बेटा बताइए कि आप कहाँ से दवाई ली, यदि वो एक पॉइंट मिलता है कि हाँ जी उस दिन झगड़ा हुआ था, डेट उसने पहले मेंशन कर रखा है, अब वो बता रही है, उसके बाद में आपने जाके डॉक्टर से वेरीफाई किया कि भाई ऐसी लड़की आई थी क्या चोट? आज ये आई थी, उसने ये कहा था कि भाई मैं तो गिर गई थी या मेरे चोट लग गई थी, इस तरह से। तो एक तो रीजनेबल, अब इसको हम ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं कहेंगे, लेकिन कोरॉबरेटरी एविडेंस तो है कि भाई वो उसके वर्सन को सपोर्ट कर रही है। दूसरा, दहेज देने वाला मामला, मेरे बाप ने तो इतना लाख रुपए दिया था, इतना क्या, तो फिर उस मामले में हमने अब ये स्टार्ट कर दिया है, या करते भी हैं, कि दहेज दिया था तो आजकल के ज़माने में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी लगभग सभी मैरिज टाइम की होती है। तो मैरिज प्लेस में आपको दिखता है कितनी डोरी मिली है, कितना देर का। फिर एक जो है देने वाले का कैपेसिटी उसकी है कि नहीं, लगा तो दिया आरोप 10 लाख का और उसी घर में है नहीं, 1 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए कहाँ से आ गई, देखने वाला मामला होता है। उसके बाद पिक्चर्स आपको शो करती हैं, ये डोरी का पार्ट हो गया, भाई कितना पैसा आया नहीं आया। उसके बाद में फिर जो है आपको हो सकता है कि वो गवाह आपके सामने नहीं आए, लेकिन आप वहां जाके पड़ोस में जाके यदि उसके साथ में टॉर्चर हो रहा है तो कभी किसी ने उस तारीख को चीख सुनी थी कि नहीं सुनी थी? ऐसा तो है नहीं कि भाई घर में किसी को पीट दिया और वो रह गया। और अब तो खैर सीसीटीवी, मोबाइल फोन सारा कुछ आ गया। इसके बाद में ये भी देखा जाता है कि क्या उसने मोबाइल फोन के टाइम पर उस दौरान पर किसी को तो लिखा होगा। हो सकता है अपने माँ बाप को नहीं बता पा रही हो सकता है वो अपनी भाभी को नहीं बता पा रही हो, पर सहेली को कहीं तो मैसेज दिया होगा। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन की टेक्निक्स होती हैं कि आप कितना उससे पूछ सकते हैं, कितना पता लग सकता है। ये मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि चाहे क्रिमिनल हो चाहे विक्टिम हो, यदि पुलिस डेडिकेटेडली इंट्रोगेशन करे या इंक्वायरी करे, और डिफरेंट वेज, टाइम लगाना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, आपको पूछताछ दरियाफ्त करनी पड़ेगी, वेरियस एंगल्स को देखना पड़ेगा, लेकिन आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि ये विक्टिम का कार्ड यूज कर रही हैं या वास्तव में जीनियन केसेस हैं। जब ये हमारा इमोशनल सिस्टम रहता है पुलिस का भी, और इतने सीनियर बनने के बाद नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें ना केवल लड़की के मामले में केवल ये नहीं है कि भाई केवल थानेदार ने इंक्वायरी कर ली उसको सम्मान दिया गया। थानेदार के बाद में इंस्पेक्टर है वो देखता है, एसीपी मेरे लेवल के देखते हैं, उनको बुलाते हैं, बात करते हैं, दूसरे पक्ष को भी सुना जाता है। तो डोरी केसेस में तो अब लगभग तय हो चुका है कि अब कोई विक्टिम पार्ट नहीं प्ले कर पाएगा, और ना ही कोई जो है उसको, ऐसा नहीं है कि भाई वो केसेस हों कि भाई वो छूट जाए। बट सर रेप केसेस में अभी भी कुछ साल पहले एक केस आया था कि एक लेडी ने मल्टीपल मेल्स पे रेप के एलिगेशंस लगाए थे, देन इट केम आउट कि वो एक्चुअली फॉल्स एक्यूजेशंस लगाती थी जस्ट कुछ पैसे ऐंठने के लिए उनसे। तो रेप केसेस में कैसे हैंडल होती है सिचुएशंस?
रेप केसेस में आजकल जो प्रयोग किया जा रहा है साधारणतया जो इन्वेस्टिगेशन है, इंट्रोगेशन है, वो लड़कियों द्वारा ही किया जा रहा है। निश्चित रूप से लड़कियां उसमें जो अफसर हैं जिनको अनुभव हो चुका है या हमारे से गाइडेंस भी लेती हैं, तो उनको बता दिया जाता है कि किस टेक्निक से आपको पूछना है। और एक नेचुरल फैक्टर है कि जब जेंट्स पूछेगा तो हो सकता है कुछ चीज़ें छुप जाएं, लेकिन जो लड़कियां हैं उनके जो हमारी आयु हैं लड़कियां हैं वो अच्छी तरह से पता कर सकती हैं। और इसके बाद में ये है कि हाँ, अब जैसे आपने कहा तो ये 1000 केस में कोई 1-2 केस ऐसा हो सकता है जहाँ त्रुटि होने की संभावना अवश्य है, वो चाहे जानबूझ कर रही हो या फिर वो नेग्लेक्ट में आईओ परफेक्ट नहीं रहा हो, वोमेन आईएसआई परफेक्ट नहीं रही हो, या उनके एसएचओ एसीपी ने ध्यान नहीं दिया हो, तो वो बात लगे, या फिर अन्यथा कोई सोच हो, तो केसेज जो ऐसे हो सकते हैं जहाँ लेडी ने रेप किया करते हैं। जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं या जो लेडी क्वेश्चन करे, मैं बताता हूँ कि 50-60 क्वेश्चन पूछने के बाद में बिल्कुल निश्चित पता लग जाता है कि भाई कौन आदमी कितना बोल रहा है। अब मैं आपके यहाँ एक बता दूं, एक टेक्निक, क्रिमिनोलॉजी की टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको मैं अडॉप्ट करता हूँ और जहाँ हर जगह कोट भी करता हूँ। पुलिस का ये डेडिकेशन है और यदि अच्छी तरह सोच बनाते हैं तो कंक्लूजन बहुत अच्छे निकल जाते हैं। जैसे मैं पुलिस का पिकेट पे खड़ा हुआ हूँ और पुलिस ऑफिसर हूँ या पुलिस का सिपाही हवलदार हूँ, आप चोर हैं और आप चोर आ रहे हैं। आप अपना नाम, क्या नाम आपका? यशपाल। यशपाल। आप यशपाल नाम मत बताना, आप मुझे झूठा बोलना, झूठ बोलना कि आपके नाम दूसरा कोई नाम बताओ, यशपाल नाम बता के दूसरा नाम बताओ। आपका नाम क्या है? अखिलेश। अखिलेश। अब मैं यहाँ क्रिश्चियनरी क्रिमिनोलॉजी में लाता हूँ, क्यों भाई आपने जॉर्ज फर्नांडीज आपका नाम क्यों नहीं लिया? आपने मोहम्मद इखलाक नाम क्यों नहीं लिया? मोहम्मद सईद नाम क्यों नहीं लिया? मेरे कंक्लूजन में आप एक हिंदू आदमी हैं, हिंदू परिवेश में निकले हैं, और अखिलेश आपका कोई जानकार दोस्त साथी रहा जिसको आपने रिपीटेड नाम सुना है। कहने का मतलब जिस पर्यावरण में आदमी रहता है उस पर्यावरण के अनुसार ही उसके अंदर अच्छे गुण भी, क्रिमिनोलॉजी गुण भी और तथ्यात्मक रूप भी आते हैं। तो ये चीजें हैं, ये देखने की बातें होती है कि आप किस तरह से इंट्रोगेशन करेंगे। यदि प्रॉपरली इंट्रोगेशन, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन और डेडिकेशन, मैंने बताया कंसिस्टेंसी हो, कंटिन्यूटी हो और बार बार आप देखने को ना, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप उस केस को छोड़ सकते हैं। वो बात अलग है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है या आपने उसमें ध्यान नहीं दिया है, फिर मैं कहता हूँ जानबूझकर ध्यान नहीं दिया या अन्यथा रूप से आपने ध्यान नहीं दिया, तो गलतियां हो सकती हैं। नहीं तो इन्वेस्टिगेशन अफसर अच्छा है, डेडिकेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं रह सकता, क्योंकि आप झूठ बोल सकते हैं। आप झूठ के साथ में फिर आप उसको बताना तो पड़ेगा ना कि मैंने उसके सामने मुझे कहा था, या वहां पर मैं ऐसे गया था, या मैं ऐसे गई थी। आपका अब, और आजकल तो आपके मोबाइल फोन, आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सीसीटीवी फुटेज, बहुत सी चीजें हैं, लाई डिटेक्शन टेस्ट, इतनी सारी चीजें टेक्निक आ गई हैं। नार्को टेस्ट, हाँ, आने में नहीं होता लेकिन है, तो उनसे भी आपका पता चलता। फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग, आप उनको, आपका अनुभव है तो आपको 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 क्वेश्चन में ही आपको पता लग जाएगा भाई झूठ बोल रही, सही बोल रही। तो ये इसका कारण है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, इंक्वायरी अच्छी हो, डेडिकेशन पुलिस का हो, तो ना तो क्रिमिनल छोड़ सकता और ना विक्टिम का कार्ड उपयोग किया जा सकता। सर, 1981 से 2001 तक का अगर एनसीआरबी का डेटा देखें तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड केसेस में कुछ 28 to 30% का इंक्रीज हुआ था। बट वहीं अगर 2001 to 2021 का डेटा उठाकर देखें तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड केसेस में 130 या 140% का जंप आया था। तो आपको क्या लगता है कि क्राइम रेट उतना रैपिडली इंक्रीज हुआ है या फिर लोगों में अवेयरनेस इंक्रीज हुई है कि वो लोग जाके केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं? इसमें 2-3 बातें प्रमुख रूप से हैं। नंबर 1 तो हम ये आप स्वीकार करोगे कि जनसंख्या का बढ़ना। जब 100 आदमी, 10 आदमी होंगे तो 10 आदमियों में एक झगड़ा मिलेगा, 100 आदमी हो गए तो 10 झगड़े हो जाएंगे। तो एक तो कारण जनसंख्या का बढ़ना है। दूसरा ये है कि मीम्स की जो स्केर्सिटी, मतलब साधन जो है कम हो गए हैं। अब उन साधन कम होने के कारण से
पहले 10 लोग में काम चल जाता था, 100 हो गए हैं, तो 100 में पारिवारिक झगड़े हो गए हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का भी हो गया है, पॉलिटिकल सिस्टम में भी इंटरफेरेंस स्टार्ट हो चुका है। ये कारण में हो रहा है। तीसरा एक फ्री रजिस्ट्रेशन का भी सिस्टम अभी पुलिस में आया है कि भाई रजिस्ट्रेशन केस करो, केस को जितना ज्यादा, जैसे मैंने कहा पहले भी कि केस दर्ज करेंगे तो आपका केस उस टाइम पे हो सकता है, डिटेक्शन रेट 6 महीने तक आपकी। अब यहाँ हम 2 चीज भी देखते हैं, हमारे सीनियर अफसर हरदम देखते हैं कि केस दर्ज कितने हुए, हम भी देखते हैं केस दर्ज कितने हुए और उनमें से खोजे कितने गए। अब यहाँ एक हंसी मजाक का मैं बात बताता हूँ। मैं SHO था और मैं DCP था, तो हमारी 15 दिन में क्राइम रिव्यू मीटिंग हुआ करती थी। क्राइम रिव्यू मीटिंग में क्या होता है कि हर टॉपिक होता है, स्क्रीन पे आता रहता है और हम भी देखते रहते हैं, DCP साहब भी देखते रहते हैं। तो आया कि मैं जहाँ SHO था वहां पर पिछले साल 10 केस हुए थे और इस साल मेरे पीरियड में 5 केस दर्ज हुए थे। तो अनायास वो डाटा सामने आया, स्टैटिक डाटा आया, तो DCP साहब ने कहा कि आपका यार सुंदर सिंह साहब, आपका जो है मर्डर कम हो रहे हैं, क्या बात है? तो मैंने मजाक में उसी टाइम पर तुरंत जवाब दिया, सर 5-7 और करवा देता हूं। तो इस पर सारे के सारे DCP साहब उस टाइम समझ में नहीं आया, लेकिन लोग जो हमारे कलीग बैठे हुए थे, ACP बैठे हुए थे, SHO बैठे हुए थे, वो हंसे। मैं कह रहा हंसे क्यों? फिर DCP साहब को ध्यान आया, कह रही है तो वाकई में हम डाटा, फिर उन्होंने कहा कि देखिए हम स्टैटिक्स पे चलते हैं कि इतना केस दर्ज हो गया तो मर्डर में कम दर्ज कर दिया आपने, मर्डर केस तो कोई कम दर्ज कर नहीं, तो मौत होगी तो केस दर्ज तो करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये चीजें हैं जो स्टैटिक्स मामला होता है। अब ये फ्री रजिस्ट्रेशन वाला मामला हो गया। उसके बाद में अभी जो है कुछ सालों से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से किसी को झिझक नहीं है। आम पब्लिक आए, केस को ऑनलाइन करे, तो ऑनलाइन करने के बाद में ये तो नहीं है कि भाई वहां पर केस का हर एक केस को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। करीबन जो आएंगे वो डाटा आपको देना पड़ेगा, इतने कंप्लेंट्स आपके पास में आई, उतने आपने केस रजिस्टर नहीं किए, ये भी पूछा जाता है। तो वो आपके कारण से, उस कारण से हुआ है। उसके बाद में फिर एक हो गया कि पुलिस की संख्या भी बढ़ी है पहले के बजाय। अब जिस जमाने में हमने ज्वाइन किया था वहाँ एक थाने में 10 IO हुआ करते थे, आज 100 IO हैं। तो 100 IO भी वो केस अपना 10-10 भी कर रहे थे। उस टाइम पे हम 10 करते थे केस, तो 1 साल के 100 केस हुए, और आज यदि 100 IO केस दर्ज करेंगे तो 1000 केस होते हैं। ये कारण है। तो कहने का मतलब मल्टीपल फैक्टर है जिसके कारण से क्राइम का बढ़ावा दिखाई दे रहा है, दे रही है। आई थिंक अवेयरनेस का इशू है, क्योंकि मतलब कुछ साल पहले मेरे भाई ड्राइव करके लेकर जा रहा था, वो आर्मी में है। सो उस टाइम पे क्या हुआ था, सामने से एक बाइक वाला विदाउट हेलमेट सिंगल आ रहा था, उसने रॉन्ग साइड आके कार में भीड़ दिया था। एंड अब क्योंकि वो आर्मी से मेरा भाई, तो उन्हें थोड़ा सा ट्रेनिंग मिलता है कि ये जो लोकल सिटीजन है उनकी हेल्प करो। तो वो उसे हॉस्पिटल लेके गया, उसका फर्स्ट एड करवाया, एंड देन ही वाज रेफर्ड टू द नियर बाय सिटी, राइट। बट जब वो ठीक हो गया उसके बाद उसने केस उल्टा लगा दिया मेरे भाई पे। हम लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दिया था, कुछ FIR नहीं किया था, जस्ट बिकॉज कि ठीक है, मतलब वो अगर बच जाता है तो दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। बट उन्होंने जब रिवर्स केस लगा दिया तो 2 साल से हम लोगों पे ही केस लग रहा है। मेरे अभी जाके वो पेश होना होता है, काफ़ी और भी इश्यूज चलते रहते हैं। लेकिन साथ साथ में पुलिस की यदि जांच, मैंने कहा था पहले कि यदि पुलिस ज़्यादा काम करती है तो उसका काम घटता है। अब इसी आप वाले केस में बताऊं कि यदि आप उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अच्छी ट्रेनिंग होती, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर सुपरवाइजिंग नोट्स होते, जैसे हम ACP और DCP दिल्ली में देते हैं, ACP सुपरवाइजिंग नोट देता है, भाई आपको ये नहीं मालूम तो आप ये करिए, ये कहा जाता है। हो सकता है उस टाइम पे इंस्टेंटली आपको ध्यान नहीं आ रहा हो, लेकिन तो अगले दिन आपको गाइड कर दिया जाए सीनियर के द्वारा, जो अनुभवी हो चुका है वो गाइड कर दे कि भाई आप उसमें, अब मैं आप उसमें बताऊं क्या, उसमें पुलिस आज हर जगह पर आपका फ़ोन है, आपके भाई के पास में भी होगा, उस लड़के जिसने एक्सीडेंट किया उसमें के पास भी मोबाइल फ़ोन होगा, तो क्या लोकेशन का नहीं पता लग सकता? निश्चित रूप से पता लग जाएगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये फाइल किया था कि हम 2 लोग थे बाइक पे और दूसरा ड्राइव कर रहा था, ये पीछे बैठा हुआ था। अब मैं आपको ओपनली बोल दूं, ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया पुलिस ने कि भाई तेरे को तो चोट लगी है, दूसरे को चोट कैसे लगी नहीं, MLC उसकी बनी नहीं, तो क्या ये कहां से हो गया कि भाई वो गाड़ी भी टूट गई,
जो आदमी चला रहा था वो भी टूट गया, उसकी मोटरसाइकिल भी टूट गई, और जो गवाह ड्राइव कर रहा था वो उसके पास में कुछ नहीं हुआ, उसको चोट भी नहीं लगी। ना उसको चोट लगी, ना श्रीमान जी हॉस्पिटल ले गए, ना उसने पुलिस में रिपोर्ट करी। यहां मैं कहता हूं कि वहां सुपरवाइजर ऑफिसर की भी कमी है। उस एसएचओ को, उस एसीपी को जब केस दर्ज करने के बाद जो गवाह देखे हैं, एक बार पलट करके उसके बयानात को देख लेवे ना। वो बयान, मैं ये कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन अफसर की गलत रहा होगा, या उसको हो सकता है नॉलेज ही ना हो, उसको यही नहीं मालूम हो कि भाई मुझे ये मोबाइल फोन का सीडीआर कहाँ से लेना है, मुझे मोबाइल फोन को स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, मुझे मोबाइल फोन से क्या क्या किससे बात करी वो पता लगाना है, मुझे क्या उससे विक्टिम से क्वेश्चन करना है। हमारे यहाँ एक सोच बन गई है कि बड़ी गाड़ी वाला अपराधी है। ये नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में चाहे पैदल चल रहा हो, पैदल वाले गलती, आप पैदल वाले का कार्रवाई करें। आप यदि बड़ी वाली गाड़ी गलती है, बड़ी वाली गाड़ी खिलाफ करें, मोटरसाइकिल वाले। लेकिन क्या होता है कि यहां मैं आना चाहूंगा कि वहां समाज की शिकायत के बारे कारण से वो पुलिस अधिकारी डरते हैं। ये खौफ हमारे सीनियर अफसर्स को निकालना पड़ेगा। सर, एक और चीज, आज से कुछ डिकेड्स पहले की बात करें तो सिर्फ कोर्ट रूम में एक वर्डिक्ट आता था, फिर बीच में मीडिया ट्रायल का टाइम आया। आज के टाइम पे सोशल मीडिया के ज़माने में सोशल मीडिया ट्रायल काफ़ी फेमस होता है। अगर कोई भी केस आता है जो वायरल हो जाता है, सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, तो सोशल मीडिया पे लोग अपनी थ्योरीज या अपना एक वर्डिक्ट सुनाने लगते हैं कि इस केस में ऐसा हुआ होगा, अगर ऐसा हुआ है तो ये सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे जो सोशल मीडिया ट्रायल्स चल रहे होते हैं काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस के, उनमें जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है उस पे, प्लस जो कोर्ट होता है उस पे किसी टाइप का प्रेशर फील होता है कि सोशल मीडिया पे अगर इस टाइप का वर्डिक्ट चल रहा है तो हमें भी मे बी उसी डायरेक्शन में अपनी इन्वेस्टिगेशन या अपना जो डिसीजन देना है वो उसी डायरेक्शन में अलाइन होकर देना है। एक उक्ति है, कह सकते हो कि मैं कौन खामखा। अब मैं कौन खामखा में ये मीडिया वाले और ये सोशल मीडिया वाले वही हो रहे हैं, मैं कौन खामखा। मतलब उसके पास इतना टाइम नहीं होता है सोशल मीडिया को उतना देख सके। लेकिन कभी कभी प्रभाव पड़ता है हाई प्रोफाइल केसेस में, तो उसमें उस टीम को देखना चाहिए कि आप उन सोशल मीडिया के पॉइंट्स को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें। यदि लीगली नहीं करते हैं तो कम से कम माइंड में तो रखें कि भाई वो पॉइंट भी उसने कहा था, एक आदमी ने कहा था, सुझाव हो सकता है वो ऐसा आदमी हो उसको लीगल के बारे में या इन्वेस्टिगेशन के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में या साइकोलॉजी के बारे में उसको मालूम हो। उन चीज़ों को शामिल करना चाहिए और उन पॉइंटों को धीरे धीरे तफ्तीश के भी रूप में करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि भाई 100% ही आप उनके ऊपर निर्भर रह जाएं। आपको यदि उनमें ऐसा लग रहा हो कि भाई ये दबाव आ रहा तो अपने सीनियर से गाइड लें। हमने टेड बंडी का वो स्टेटमेंट डिस्कस किया था कि अगर आप किसी क्रिमिनल को सोसाइटी में एज ए जेंटलमैन बिहेव करवाएंगे तो उसका क्रिमिनल इंस्टिंक्ट इंक्रीज होगा। और सेम हमारे क्रिमिनल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स चलते हैं, तो उनसे आपको क्या लगता है कि अगर कोई एक क्रिमिनल है वो सोसाइटी में जाने के बाद अपने क्रिमिनल इंस्टिंक्ट्स छोड़ के मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एडजस्ट हो पाएगा? काफ़ी केसेस ऐसे होते होंगे, डेफिनेटली वो एडजस्ट होते हैं, बट काफ़ी केसेस में एक क्रिमिनल ही एक रिपीटेड ऑफेंडर होता है। तो ये जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं, आपको क्या लगता है ये सक्सेसफुल हैं, या फिर अगर सक्सेसफुल नहीं है तो इनमें क्या क्या कमियां हैं और उन्हें ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है? दोनों बातें हैं। जो क्रिमिनल है उसको रिहेबिलिटेशन के लिए प्रयास किए जाएं तो अच्छा बन सकता है, बुरा बन सकता है। अच्छा बनाने के लिए फिर वही बात आती है कि पुलिस को, सोसाइटी को, एनजीओज को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम शुरुआत में जब सोचते थे कि जब हम चौकी इंचार्ज रहा करते थे या एसएचओ रहा करते थे तो सीनियर की तरफ से आदेश आया करता था कि भाई इस तरह से जो क्रिमिनल छूट के आए हैं उनसे बात करो, उनको इलेक्ट्रीशियन बनाने के लिए ट्रेनिंग एनजीओ देगा, उनको लेकर के जाओ। और उस टाइम पर हम आशा करते थे कि साहब इनको ले आए और इनको स्क्रू ड्राइवर भी दे दिया, कटर भी दे दिया और हथौड़ी भी दे दी तो ये तो और ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे। लेकिन ये चीज़ मजाक की बात है।
वास्तव में यदि रिहेबिलिटेशन के लिए मॉनिटरिंग एनजीओ भी करें और पुलिस भी करे तो उसकी अच्छे रिजल्ट आने की संभावना रहती है। और यदि आप रिहेबिलिटेशन में ये कहें कि भाई हमने 5 भी क्रिमिनल्स को ठीक कर दिया है, तो वो 5 तो केस आपने ठीक कर दिए ना। 5 केस तो पता, मतलब एक 12 महीने में एक केस करता है तो 60 केसेज आपने रोक दिए। तो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस ये करे, लेकिन इसमें हर चीज़ के लिए डेडिकेशन चाहिए, एनजीओ का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, फाइनेंस की बात भी आती है, पुलिस की बात आती है। ऐसे ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि जहां रिहेबिलिटेशन प्रोसेस अडॉप्ट किया गया तो वहां बाद में जाकर के वो लोग इतने अच्छे सिटीजन्स बने हैं कि जिन्होंने कभी कंप्यूटर का सीखना सीखा वो अच्छे कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन काम सीखा तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने प्लम्बर काम सीखा वो प्लम्बर के अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि ऊपर से आदेश आते हैं और वो अब एक ब्यूरोक्रेसी में एक ट्रेंड सा बन गया है कि सारी चीज़ें पुलिस को दे दो, पुलिस ही उनको लाएगी, पुलिस ही टूल्स देगी, पुलिस ही उनको रखेगी, पुलिस मॉनिटरिंग करेगी। अब मैंने पहले कहा कि पुलिस के पास में तो अपना ही काम बहुत रहेगा। सोशल जो साइंस वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको आना पड़ेगा। साइकोलॉजी वाला कोई एक आदमी है तो वो क्या कर रहा है, और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा धर्म संस्थान, धर्म इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या कर रही हैं, स्कूल कॉलेजेस वाले वो क्या कर रहे हैं, तो और एनजीओज क्या कर रहे हैं जिनके पास फंड अवेलेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से फंड एलोकेशन होते हैं। तो ये चीज़ों के लिए यदि रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस अच्छा किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे ऐसे कैसे देखे हैं, मैंने पढ़ा था राजस्थान में कन्विक्टेड पर्सनस होते हैं, उन कन्विक्टेड पर्सन को जेल में ना रख करके, और शायद सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ ओपन फार्मिंग सिस्टम है, और उन ओपन फार्मिंग सिस्टम में उनको ले जा करके दूर तक जाली लगाई होती है और वहाँ पर वो जो है उनको खेती काम दिया जाता है। तो एक तो ये काम हो गया कि उनका माइंड एक कोठरी में बंद रखने की बजाय ओपन हवा में आए हैं और उनका माइंड खेती बाड़ी की तरफ लग गया है। दूसरा, सोसाइटी उनकी खुद के लगा लो कि भाई उनका जो जेल का जो भोजन है वहाँ से गेहूँ सब्जियाँ वो तैयार हो रही हैं और वो आदमी अच्छा लगता है। इसमें मॉनिटरिंग का प्रोसेस उन्होंने बहुत अच्छा किया है। क्या किया है कि यहाँ वो वर्ड हैं जेल अथॉरिटीज़ के, जमादार, थपादार, पहरेदार, ये तरह के नाम उन्होंने एक ओहदे के रूप में दे रखे। जैसे हमारे पुलिस में हवलदार, सिपाही, एसआई, एसआई, एसीपी, डीसीपी लिखा हुआ है, इस तरह से उन्होंने जो कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, अच्छे हैं, उन्हीं को नाम दे रखा है। वो पहरेदार क्या काम करता है, वो पहरेदार को 5 आदमियों के ऊपर लगा रखा है, वो 5 की निगरानी करता है। उन पहरेदार के ऊपर दफादार लगा रखा है, वो दफादार 10 की आदमी की निगरानी करता है। इस तरह से जमादार, थानेदार भी शायद वहां कहते हैं, वो आदमी उनके ऊपर नजर रखते हैं। तो वो आदमी अच्छा है बनता जाता है और काम भी सेव करता है। एक निठल्ले को, कन्विक्टेड पर्सन को वहां बैठा के रोटी खिला रहे हैं, इसके बढ़िया, ये तो अच्छा है ना। जैसे कसाब को बिरयानी खिलाते थे। हाँ, कसाब को आप लगा लो कि आप यदि रिकॉर्ड देखो तो मेरे ख्याल में करोड़ों रुपए उसके ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर खर्च हुआ है। पर ये 1-2 केसेस में आपको रखना पड़ेगा, जो हीनियस केसेस, बहुत हीनियस केसेस हैं। लेकिन जो 3 साल वाली सजा वाले, 2 साल सजा वाले, 5 साल सजा वाले, 7 साल सजा वाले केसेस को उस टाइम पर आपको उन चीज़ों, मेरा सुझाव है कि ऐसे फार्म, ओपन फार्म किए जाने चाहिए, हर स्टेट में हो, जेल की बजाय ओपन फार्म हो, वहाँ पे काम करें और उन्हीं की मॉनिटरिंग को ज़्यादा संसाधन लगाने पड़े, ना मैन पावर लगानी पड़ी, और वो सुधरते भी जा रहे हैं और वही लोग, उन्हीं में से अच्छे लोग उनके ऊपर मॉनिटर कर रहे हैं। ये तरीका अपनाया जाए तो अच्छे रिफॉर्म से जेल में भी हो सकते हैं। सर, कुछ साल पहले विक्रांत मैसी की एक सीरीज आई थी, क्रिमिनल जस्टिस। उसमें दिखाया गया था कि उसके कैरेक्टर का सेक्सुअल असॉल्ट होता है, और कुछ महीने पहले तिहाड़ जेल में ये न्यूज़ आई थी कि काफ़ी जो इनमेट्स हैं वो HIV पॉजिटिव पाए गए थे, कुछ में STDs भी थी। सो डू यू थिंक कि जेल के अंदर क्रिमिनल्स का सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है? जेल के जो मैं अब वही बात करूंगा, तब तक जब तक आपका जेल अथॉरिटीज़ के नीचे कर्मचारी सबको तो 100% सत्यता की सर्टिफिकेट देना तो ठीक नहीं है। उनमें भी हो सकता है, मैं कहूँ कि
कुछ एक में अपराधी की भावना आ गई हो या अतिरेक पैसा कमाने की भावना आ गई हो। 100% केसेस तो नहीं होते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं केसों में एक्सेप्शंस हैं। अब ये डेली जो क्रिमिनल्स आते हैं जेल में आ रहे हैं या जेल से वहाँ से कोर्टों में आ रहे हैं, तो नेचुरल बात है कोर्ट में उनके पेरेंट्स को मिलने के लिए जज साहब कई बार अलाउ कर देते हैं। कई बार जो है वो पुलिस की ये भी कभी कभी स्टोरी रही है कि पुलिस ने ही लेडी के साथ में और जेंट्स को अकेला छोड़ दिया, या कभी जिसको पुलिस के कस्टडी रिमांड होते हैं उस कस्टडी रिमांड में जेल में न ले जाकर के या थाने के लॉकअप में न ले जाकर के होटल में ही रेस्ट किया। रेस्ट में उसकी पत्नी भी बुला ली, हो सकता है पत्नी HIV पॉजिटिव हो या पति HIV पॉजिटिव हो, और उन दोनों का संपर्क हुआ, वो अंदर हो सकता है जेल में लेडी वो अंदर HIV पॉजिटिव है, वो वहाँ रही हो किसी कारण से, और वो फिर HIV पॉजिटिव मिलती है बाद में। तो ये तो उनका मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए कि भाई किस तरह कहाँ कहाँ मॉनिटरिंग करेंगे, और डिपेंड करता है कि उसका सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल कैसा आ रहा है, मैनेजमेंट कैसा है, सख्त का है या हल्के रूप का है, या केवल उसके मन में एक तो निठल्लापन का हो सकता है और एक अन्यथा सोच का हो सकता है, उसके भी फर्क पड़ते हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा कि वहाँ का सीनियर अफसर सुपरवाइजिंग कैसे कर रहा है। काफ़ी केसेस ऐसे भी होते हैं कि जेल में सेल फोन या फिर ड्रग सप्लाई होते हैं, स्मगल होते हैं, तो ये केसेस भी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। अदरवाइज जेल के अंदर सेल फोन या फिर ड्रग्स कैसे सप्लाई हो सकते हैं? भाई साहब, यहाँ आप कहो कि मेरे को क्रिकेट बॉल फेंकने की कैपेसिटी है और मैं तो उसको 10 फुट भी फेंकूंगा, और आप हो सकता है 200 फुट 250 फुट भी फेंक देते हो या 100 फुट फेंक देते हो। मुझे क्रिकेट का ज़्यादा अनुभव नहीं है। आपने मोबाइल फ़ोन को पैक किया, उसके ऊपर रैपर लगा दिए और आपने दीवार की उस तरफ फेंक दिया तो उसने कलेक्ट कर लिया। उसमें जेल वाले का कहाँ दोष हो गया? सिमिलर पाथ ड्रग की मामला है, उसको कर लिया। अब और आजकल ड्रोन सिस्टम भी है, ड्रोन से तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के थ्रू भी सप्लाई होते हैं, तो जेल में जी ड्रोन का तो बॉर्डर पे सप्लाई का लगभग अब ट्रेंड चल चुका है। उसके बाद में मैं और बताऊं कि जो लड़कियां हैं, जो जेंट्स हैं, वो अपने प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के ले जा रहे हैं ड्रग को, स्मैक का लेके चले गए, और वहाँ अंदर सुना है हमने कि ये अभी तक हमारे पास सामने, क्योंकि जेल की केसेस का मैनुअल अलग है, तो वो जो चीज़ लगे उसको तलाश करना बहुत मुश्किल सा होता है। हमारे कभी देखा होगा आपने, सुना भी अखबार में आया है कि जो अफ्रीकन नेशनल्स होते हैं वो अच्छे मोटे ताज़ा रहते हैं। हाँ, ये लोग ज़्यादा ड्रग डीलिंग में, उन्होंने इतना भी हुआ है, कभी बहुत केसेस मिले हैं कि उन्होंने वो जो ड्रग को निगल लिया प्लास्टिक के कवर के साथ में, और सुबह लैट्रिन किया, ड्रग को निकाल लिया। तो टेक्निक्स बहुत अच्छी होती है। मेरे पास में एक केस था, बहुत इम्पोर्टेंट सुनाऊँ आपको, कि लड़के ने, स्नैचर ने लेडी की स्नैच छीनी, चैन छीनने के बाद वही लोगों ने पकड़ लिया, और सबको मालूम है कि इसने चैन छीनी है, लेकिन चैन नहीं मिल रही। अब चैन वाले, मैं गया वहां तक गया, तो उसका जब मैंने बताया, फेस रीडिंग देखा, तो हाँ चैन तो उसने छीनी है। तो चैन छीनने के बाद में जब उनको अभी कभी कभी क्या होता है कि क्रिमिनल्स को मालूम होता है कि ये SHO, ये CP कैसे हैं, ये दबंग हैं कि या मीठे हैं या नरम दल के हैं या गरम दल के, वो उनको बता दिया जाता है, बिल्कुल पता रहता है उनको, भाई ये बहुत सख्त आदमी है। उसको पहले पता लग गया कि भाई ये तो बहुत सख्त आदमी, नहीं बताएगा तो प्रॉब्लम आएंगी। तो उन्होंने कहा ऐसे मैं तो निकल गया। तो निकलने के बाद में अब उसको ले जाया गया डॉक्टर के पास में कि सर ये चैन निकल गया है, और आप मानेंगे कि डॉक्टर के पास लिया, एक्सरे लिया, तो चैन उसके पेट में निकली है, और अगले दिन उसका मोशन हुआ और चैन मिली। अब हमारी जो चैन छीनने के मामले में वो लड़की जो थी वो आईओ थी, वो लड़की कहती है मैं टट्टी में से तो इसकी चैन को स्नैच नहीं करूंगी। तो ये बातें बहुत वो हैं। हर केस अपने आप में यूनिक होता है, और जब लंबी सर्विस के बारे में आप ये केसेस देखेंगे तो बड़ा अचंभा लगता है और हंसना पड़ता है और दुख भी होता है, यार ऐसे कैसे करें।
तो ये बात भी है। मतलब फिर तो उस चेन को मेल्ट करवा के ऑफ कोर्स यूज किया होगा। बट सर ये भी है आज के टाइम पे, पिछले कुछ सालों से ऐसा बहुत पॉपुलर हुआ है कि काफ़ी हाई प्रोफाइल गैंग लीडर्स जेल में रह के भी अपनी गैंग ऑपरेट करते हैं, काफ़ी क्राइम्स को एग्जीक्यूट भी करते हैं। सो ये पॉसिबल कैसे होता है कि वो जेल के अंदर रह के भी अपनी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं? गैंग ऑपरेशन से पहले मैं कुछ एक बात बताऊं। एक मैंने वर्ड यूज किया था, मुखबर। हाँ जी। अब मुखबर की कानून के अंतर्गत कोई ये नहीं है कि आप उसको बताएंगे। मैं जिस डिपार्टमेंट में रहा, पुलिस में रहा, तो मेरे मुखबर भी खूब हैं, बल्कि अब भी फ़ोन करते रहते हैं कि सर वो केस ऐसा हुआ है, आप देख लो ना। कहते हैं रिटायर हो लिया। अब उनको हमें मैं पुलिस के अफसर रहने के नाते स्वीकार करता हूं कि हमें कहीं न कहीं छूट देनी पड़ती है। छूट क्या? सपोज करो कि उसने हमें सूचना दी थी, तो हमने उसको कभी 200 रुपये दे दिए, कभी 500 रुपये दे दिए। और ये मैं अपने पॉकेट मनी, एक सोर्स मनी वर्ड होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से सोर्स मनी आता है, और उस सोर्स मनी के रूप का उसमें कर सकते हो। हालांकि उसमें स्केर्सिटी रहती है कि सोर्स मनी इतना ज़्यादा नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो मिलता है उसका यूटिलाइज किया जा सकता है। जो इनाम मिल रहा है उसके नाम की तरफ से हम पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। रादर से दैट ये इन्वेस्टमेंट भी है इन्वेस्टिगेशन में, कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हो ताकि आपको केस सॉल्यूशन का अच्छे हों, और केस सॉल्यूशन में आपके पास इनाम में। अब आप सटीक रूप से कह दो, अब तो इतना भी है कि आपने अच्छे केस सॉल्व किए तो 20,000, 30,000, 50,000 तक भी आपको मिल जाएंगे इनाम के रूप में। तो उनका यूटिलाइजेशन होता है। अब मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि उस मुखबर का अगला रूप क्या होता था। ये तो हमने एक पैसा वाली बात की। दूसरा, वो छोटा सा क्राइम कर रहा है, जैसे स्कूटर चलते हुए ही उसको हेलमेट नहीं पहनने का, ट्रैफिक वाला रोक दिया, उसने फोन किया कि साहब ऐसे ऐसे मुझे पकड़ दिया, तो उसको कहेंगे यार मेरा जानकार है, वहां छोड़ दिया उसको। वहां वो एक फायदा ले गया, धीरे धीरे वो छोटा चोर बन गया, हल्का चोर, चोरी करने लग गया। अब चोरी करने मामले में मुखबर ऐसा तो है नहीं है कि वो दूध के धुले हुए, नहीं कह रहे हैं हम, वो भी क्राइम का अपराध करते हैं। मैं और आप दोनों क्रिमिनल हैं, हम चोरी करने के लिए गए, आपने रख लिए 2 लाख रुपए का जेवर, मुझे दिया 10,000 रुपए का जेवर, मैं मुखबर बन करके आपको पकड़वा दूंगा। आप पकड़ा दो, पुलिस जो है निश्चित रूप से मुझे बताने वाले को तो छूट देगी ना, तो वो उसको छूट मिल जाती है। सिमिलरली हम ऊपर गैंगस्टर लेवल पे जाएं, स्पेशल सेल, स्पेशल स्टाफ, ऑपरेशन सेल, NIA, ये चीजें इनके पास भी मुखबर होते हैं। तो वो मुखबर कौन है? वो मुखबर कहीं न कहीं उनके हो सकता है नजदीकी हों, हो सकता है कि अपने आप बताने वाले हों, हो सकता है कि उनके जो है ऐसे छोटे क्रिमिनल हों जो बताना चाहते हैं। फिर वो धीरे धीरे उनमें आदत पड़ जाती है कि वो बड़े बड़े काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पुलिस का थोड़ा सा सपोर्ट उनका सही होता है। हो सकता है आपको एक काम बता दे, 2 काम 4 काम वो लूट के वो भी कर ले जाए। तो वो जो क्रिमिनल्स हैं उनका फिर जेल में भी उनको कहीं न कहीं छूट मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक एप्लीकेशन लगा दी PC रिमांड के लिए, पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए, मुझे दूसरे केस में चाहिए, उस दूसरे केस में आ गया, वहाँ उसको सुविधा मिल गई, बात कर ली, और मैंने फ़ोन का बताया, फ़ोन वो फेंक के जा सकता है, गुप्त रूप से छुपा के ले जाया जा सकता है। चिप को छुपा कर ले जाने के लिए क्या है, आप बता दिए, चिप तो जब दांत के गाल के पास में ब्लेड छुपा के ले जाते हैं, तो चिप तो छोटी चीज है। अब आप ये तो नहीं है कि दांत आप मुंह खोलो और चिप दिखाओ, आप चिप ऐसे चली गई। मोबाइल फोन उन्होंने फेंक के दे दिया, कनेक्शन मिल गया आपको, और वहां से आपने बात करना स्टार्ट कर दिया। अब सर्च का सिस्टम आता है। अब आपने वहां जेल में अंदर आपने उसको ही दफादार बना रखा है, जमादार बना रखा है, तो दफादार जमादार को आप चेक करेंगे क्या? नहीं ना। तो वो जमादार है, दफादार ही एक बहुत बड़ा सॉलिड ग्रुप हो जाता है। और ये इंसिडेंट भी रहे हैं, हमने तो ये देखे कि 302 वाले केस वाले, मर्डर वाले केस वाले, वो वहाँ ताकतवर माने जाते हैं, और 307 वाले सेकेंडरी लेवल के माने जाते हैं, जो जिन्होंने चोर चकोर बिताए, 3rd नंबर के क्रिमिनल माने जाते हैं। तो वहाँ भी एक तरह से हायरार्की सिस्टम है क्रिमिनल्स में भी। जितना सीनियर लेवल का होता चला जाएगा, उसके संबंध जो है उनसे, फिर
वहां से उनके जो नीचे काम कर रहे होते हैं जेल में, वहां उनको सुविधा दिलाते हैं कि भाई ये तो झाड़ू पोछा का काम नहीं करेगा, ये टॉयलेट में काम नहीं करेगा, ये मेरा नहीं मान रहा है तो टॉयलेट में काम करेगा, ये नहीं मान रहा है तो ये रेस्ट करेगा। तो वो मामले अब उनका 1 साल के बाद छूट गए, वो 1 साल में छूट गए, 2 साल, वो तो 10 साल के लिए बंद है, और वो एक लड़का जो 1 साल छूट गया, तो उसको कह दिया गया भाई मैं तेरे को बताऊंगा, मोबाइल फोन से ये बताऊंगा, तुझे मुझे बताना और वहां तेरे को काम करना। अब वो 60 वाले दिमाग वाले कई लड़के ऐसे रहते हैं कि उनको ये नहीं मालूम उसका अंजाम क्या होगा। घर में दाने नहीं है नहीं, और उनका क्रिमिनल बिहेवियर ऐसा हो गया, मैंने बताया कि IQ अच्छी को पॉजिटिव साइड ले जाओ, तो अब वो सोचता है मुझे क्या करना है, मुझे तो मरना जीना, मुझे खाना चाहिए, अच्छी तरह से ऐसे चाहिए, और इस तरह से उनको वो हथियार भी मुहैया कराते हैं, उनसे सीनियर से हथियार भी बनाते हैं और उनसे गोलियां चलाते हैं। बाहर भी ऐसा सिस्टम रहता है, जो वो उनके भी जो क्रिमिनल्स अंदर बैठे हुए हैं, उन क्रिमिनल्स के बहुत से जो है गैंगस्टर भी छुट्टे हुए हैं। वो गैंगस्टर आज मैं हरियाणा में बंद हूँ, कल मैं चला गया पंजाब में, पंजाब मुझे दोस्त हो गया, तो चोर चोर मोसेरे भाई, तो वो करके इस तरह से ये ऊंचा स्थान जाकर के वो करता है। हाँ, दोष जो है हमारे सिस्टम में है, नजर प्रॉपर नहीं रखी जाती, और यदि अच्छी तरह नजर रखी जाए तो ना तो क्रिमिनल गैंग बन सकते, ना बात बन सकते। मुखबरी एक ऐसी चीज है कि ना केवल बाहर से, अंदर से मुखबरी मिल जाती है। पुलिस और क्रिमिनल के बीच ब्रिज का काम करती है, ब्रिज का काम करती है मुखबरी का सिस्टम ये करता है। और मुखबरी के लिए तो ये कहता है कि जैसे इतना भी कहता है कि वो जो मुखबरी किसी की हैबिट पड़ जाती है कि मैं तो मुखबरी करूंगा, वो रह ही नहीं सकता बिना मुखबरी करे हुए। चोर होगा तो मुखबरी करेगा, समाज में होगा तो आपने देखा होगा कई आदमी ऐसे होते हैं कि नहीं बताते, और कई आदमियों के लिए, औरतों के लिए आप कहते हैं ये तो इसके सामने मत बताओ, हाँ इसके सामने मत बताओ, नहीं तो ये जो है बता देगा सारा सारा, तो उनकी हैबिट बन जाती है। तो इस कारण से रोका जाता है। लेकिन अभी जो स्थिति ये है कि ये ट्रेंड गैंगस्टर का जो है बहुत ज़्यादा चल चुका है। इसको NIA को CBI, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लोकल पुलिस के लिए छोड़ते हो तो लोकल पुलिस उसके साथ में सहृदयता दिखाती है, चाहे पॉलिटिकल दबाव में समझ लीजिए, चाहे वोट के दबाव में समझ लीजिए, चाहे पैसों के उगाहे के मामले में समझ लीजिए, या उनके जानकार के परिवार से संबंध रिश्तेदारी में कोई है क्रिमिनल तो उस कारण समझ लीजिए, वहाँ लोकल पुलिस उसको सपोर्ट करती है। लेकिन जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वहाँ सरकार को ज़्यादा कर्मचारी बढ़ाने चाहिए, और वो प्रभाव में नहीं आए, क्योंकि वो तो कॉमनली सारी जगह काम कर रहे हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उनका तो इन्वेस्टिगेशन का इंटरेस्ट रहता है। और यहाँ का क्रिमिनल वहाँ ना चला जाए, वहाँ क्रिमिनल वहाँ ना चला जाए, वो तो सारे इंडिया में काम कर सकते हैं ना। तो वो जो है उनको ज़्यादा पावर देनी चाहिए, ज़्यादा धन देना चाहिए, ज़्यादा आदमी देने चाहिए। मैंने कहीं ये भी सुना था कि अगर राजस्थान का क्रिमिनल है उसे मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु का क्रिमिनल है उसे बिहार, इस तरह से अगर शिफ्टिंग हो क्रिमिनल्स की, इंटर स्टेट शिफ्टिंग हो, तो उससे ये जो गैंगस्टर्स हैं या गैंग्स हैं, इनकी कमर टूट सकती है। ऑनलाइन हियरिंग का मैटर्स आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ऑनलाइन हियरिंग के बाद में ये चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी, और क्योंकि उनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा, एक तो मैन पावर बचेगी, व्हीकल बचेगी, और उनका बीच में जो है वो क्या करते हैं वो बचेगा, और वो एक जगह जाकर के ट्रायल वहाँ फेस करते रहेंगे, चाहे वो राजस्थान का रहने वाला तो वहाँ ट्रायल फेस कर लेगा, और वो एविडेंट्री भी है, ये भी नहीं है अपने कानून में, अब तो IT एक्ट के तहत में मान्य हो गया है, एविडेंस एक्ट के तहत में भी मान्य हो गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अब BNS आया, BNSS आया, इनमें भी मान्य हो गया है कि भाई आप वीडियोग्राफी के द्वारा या CCTV के माध्यम से या ऑनलाइन से प्रेजेंटेशन और करते हो तो वो अलाउड है। धीरे धीरे इसका रोकथाम लग जाएगी। और विशेष बात है कि रैंडम चेक करने वाली बात है, आप उनकी कोठरियाँ हैं, आप उनकी बैरक हैं, उनमें लगातार चेक करते रहें। और मैं तो समझता हूँ कि उनकी एजेंसी से ना करवा करके तमिलनाडु से बुलाओ ना फोर्स को। राजस्थान की जैसे अब यहाँ तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में आप मद्रास के लोग बुलाओ पुलिस वाले, वो भाषा ही नहीं समझेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो तलाश करेंगे। दिल्ली वालों को मद्रास की जेलों में भेजो, वो तलाशी करेंगे।
मैं ये नहीं कह रहा हरदम, हरदम तो वेस्ट ऑफ मैन पावर होगी, लेकिन एटलीस्ट 1 टाइम 2 टाइम तो कर सकते हो। बिहार में भेजो, पंजाब के लोग जो चेक करेंगे, पुलिस वाले चले गए, सीआरपी वाले 1000 आदमी चले गए साथ मिल करके, वो पूरी कोठरियाँ सारी चीज़ तलाश करें। रैंडम चेक करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। सर, पुलिस की जॉब जनरली एक थैंकलेस जॉब होती है। मतलब आप लोग 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन पूरे त्योहार या फिर बाकी अपने फैमिली कमिटमेंट्स जो होते हैं उन्हें साइड में रख के सर्विस देते हैं, बट फिर भी पुलिस को ठुल्ला, मामू या फिर इस टाइप के वर्ड से बोला जाता है। कुछ परसेंट केसेस ऐसे होते हैं जहां पे पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग ब्राइब या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उसकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट को काफी डिफेमेशन फेस करना होता है। तो उस केस में जस्ट इन केस अगर कोई पुलिस वाला ऑन ड्यूटी मार्टायर हो जाता है, तो पुलिस के वेलफेयर के स्कीम्स क्या क्या हैं? पहले इस भाग का मैं उत्तर दूं तो पहले तो ये है कि भाई कहा जाता है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये स्वीकारोक्ति है कि कहीं न कहीं कमी रह जाती है, वो चाहे ट्रेनिंग में कमी रही हो या मोरल ट्रेनिंग ना रही हो या हमारे सीनियर्स द्वारा प्रॉपर डायरेक्शन ना रहे हों, और एक मैंने बताया था कि भाई खर्चा ज़्यादा होता है तो वो भी कारण हो सकता है। तो ये तो बात हुई कि भाई इनमें कमियां आती हैं, तो वहाँ भ्रष्टाचार के भी भ्रष्टाचार पकड़े भी जाते हैं। और अब ये आया कि भाई उनको प्रोत्साहन वाला एडमिनिस्ट्रेशन का प्रबंधकीय व्यवस्था का सीधा सीधा मामला होना चाहिए, दोनों चीज़ें होना चाहिए, प्रताड़ना भी हो और पुरस्कार भी हो। यदि एडमिनिस्ट्रेशन दोनों चीज़ें छोड़ देगा तो वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। प्रताड़ना तो ये है कि भाई उसने कमी की है तो बार बार उसको स्कोल्डिंग करें, उसको मैं स्कोल्डिंग का मतलब नहीं, उसको भाई गाली गलौज तो मैं बात करते हैं, लेकिन कई नॉर्म्स होते हैं, उनको कहो भाई देख ये ठीक नहीं है, और वार्निंग देवें, उसको गाइड करें, उसका ट्रांसफ़र करें, जो भी सिस्टम के प्रोसीजर हैं उनको अडॉप्ट किया जाए। और दूसरा जो है पुरस्कार वाला मामला, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको पुरस्कार भी दें। तो अभी शुरुआत जो है वो दिल्ली से सेंटर की एजेंसी है, और क्योंकि भारत की एक मेन यहाँ से दोनों चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, प्रताड़ना भी और पुरस्कार भी। आपने रिसेंटली वर्तमान सीपी साहब को सुना होगा कि यदि आपका मातहत कहीं भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा तो एसएचओ साहब लाइन हाजिर हो जाएंगे। तो अब उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि वो एसएचओ साहब जो पहले बिल्कुल, चाहे वो इन्वॉल्व हैं या नहीं है, इन्वॉल्व हैं तो सजा पाएंगे, लेकिन यदि ना इन्वॉल्व भी हैं तो पहले कहते मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो भाई आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आपकी नज़र तो होनी चाहिए ना। जब आप क्रिमिनल के बारे में मुखबर से तो आप सूचना ले लेते हैं, क्या अपने 200-300 जो मातहत कर्मचारी हैं उनके बारे में आपको सूचना नहीं मिलेगी? उनमें भी तो पुलिस वाले भी तो आपस में मुखबर होते हैं और वो बताते हैं साहब ये आदमी अब गलत कर रहा है। और फिर आप सीनियर अफसर कैसे होगे जब आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे? भाई ये तो जो है आदमी के, यदि मैं कहता हूं एक पेज बेल मैटर का मेरे पास में आ जाए, एक पेज मेरे पास में एफआईआर का आ जाए, एक पेज केस डायरी का आ जाए, एक पेज रोजनामा आ जाए, मैं बता दूंगा कि ये आदमी किधर चल रहा है। तो हर एक को ये आवाज ना चाहिए, उसमें डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा कि आप देखें उनके कागजों को, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर मैं कहता हूं 1000 को मत देखिए, एक को देखिए। क्या आपने कभी अपने मातहत के घर जाकर देखा है कि वो लेविसली जीवन बिता रहा है, उसको मिल तो रहा है 60 रुपए का भत्ता, साइकिल भत्ता, और गाड़ी चला रहा है क्वालिस पर, मुझे नहीं मालूम क्या क्या होती हैं गाड़ियां, तो वो देखिए। उसे घर में, आप ही घर में मिलेगा नहीं एक छोटा बल्ब, उनके ढेर सी लड़ियां लगी होंगी। आप किसी के घर में तो एक एसी भी नहीं मिलेगा, किसी घर में 8-8 एसी लग रहे हैं। तो कहने का मतलब वो जाकर के देखना चाहिए कि भाई वो कैसा है। अब क्योंकि इसमें ये करना पड़ेगा कि आप सीनियर अफसर हैं और या साथी हैं तो परिवार के सदस्य हैं,
बड़ा भाई छोटे भाई के लिए टोकता है, रोकता है, उसको देखता है, बताता है। इस तरह का व्यवहार यदि पुलिस में भी करेंगे तो अच्छी तरफ जाया जाएगा। और अब रही बात उनके दौराने मरने की या इंसिडेंटली एक्सीडेंटली मरने की, वहाँ थोड़ी सी कमी है। अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, 1 करोड़ रुपए का शायद किया था। इसी तरह सब स्टेट में भी पुलिस वालों के लिहाज से करने चाहिए, और उनको ना केवल पैसे पैसे बल्कि कोई अच्छा डिग्री का सही टाइप का नाम कह दें। या मैं तो ये कहूँगा कि यदि मृतक के घर पे कोई सीनियर अफसर चला भी जाएगा, उसकी अंत्येष्टि में भी शामिल हो जाए तो एक अच्छा वो देगा। और एक डाटा क्यों ना क्रिएट किया जाए कि भाई उसकी अगली बरसी जो आएगी, और वहाँ एक 1000 में नहीं जा सकते आप, लेकिन एक के केस में भी जाएंगे और अपने मातहतों को लेके जाएंगे, भाई चलना आज हमारे उस भाई के पास में चलते हैं, और वहाँ जाकर के वो देखें। बीच में पुलिस ने, सीनियर अफसर्स ने चलाया था कि जन्मदिन होता था तो उस टाइम पर उनको मुबारक देने के लिए या घर पे जाया करते थे। लेकिन पैटर्न क्या होता है कि हल्का हल्का कभी कभी वो बंद हो जाता है। पुलिस में एक बड़ी कमजोरी ये है, एक दिन करेंगे तो पूरा का पूरा वो काम कर देंगे, लेकिन कालांतर में धीरे 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 वो पॉइजनिंग, स्लो पॉइजनिंग का सिस्टम है, वो धीरे 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 उस सिस्टम से नदारद हो जाता है। जो पॉलिसी बनाए, आजकल के कंप्यूटर सिस्टम है, मैं नहीं कहता सारे के सारे मॉनिटर सिस्टम को किया जाए, एक एक पॉइंट को एटलीस्ट इन वीक तो देख लें। तो ये सीनियर्स को भी करना पड़ेगा और जूनियर्स को भी जो है एक डेडिकेटली पुलिस में सेवा करना पड़ेगा, ताकि हम सब साथ मिल करके और अच्छी पुलिस की तरफ चल पड़े। होने लग गया है, पहले जो ऐसे जितने आरोप लगाया करते थे कि भाई भ्रष्टाचार से चल रहा है, लेकिन अब इतना नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि अब इतना ज़्यादा नहीं रह पाया, क्योंकि जब खर्चा मिलने लग गया है, जब इनाम मिलने लग गया है, जब योजनाएं अच्छे आने लग गई हैं, पुलिस की तरफ से भी इंश्योरेंस करवाया जा चुका है। हमारा जो पेंशन पेमेंट करने वाला एक्सिस बैंक दिल्ली पुलिस का है, इस तरह सारे स्टेट्स को भी करना चाहिए। एक्सिस बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं, हमारी तनख्वाह जाती है, उस मार्फत उन्होंने योजनाएं निकाल रखी हैं कि यदि पुलिस कर्मचारियों का पैसा इस बैंक में जमा होगा तो हम आपको ये प्रोत्साहन चीजें या ये चीजें लाभ हम देंगे। इसी तरह सारे स्टेट्स को भी ऐसी चीजें अच्छाई वाली जिस भी स्टेट में उनको अडॉप्ट करनी चाहिए। सपोज को राजस्थान में अच्छी चीज है, वो यहाँ अडॉप्ट करें। एक बात बड़ी जोर की आई थी, वो हमारे टाइम में हुआ था, हालांकि वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पुलिस वाले वर्दी में गाड़ी में जाते हैं, बस में जाते हैं, और उसका अंदर हीन भावना डर की सी रहती है कि क्या करूं, पैसा दूं ना दूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसका हर महीने 50 रुपए कटे? ये राजस्थान में स्टार्ट हुआ है। नहीं, फिर ये भी तो है ना कि लेडीज के लिए फुल फ्री है दिल्ली में एटलीस्ट। हाँ। तो उसी तरह से पुलिस अगर सर्विंग है तो पुलिस को फ्री सर्विस या मतलब मे भी कुछ सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट मिल जाए। ऐसा नहीं फ्री में ना दिया जाए, कुछ पैसे काट लिए जाए, और कुछ पैसे काटने के बाद एक बार हमारे सीनियर अफसर ने स्टार्ट किया था, पास मिल जाए, स्टार्ट किया था, और वो स्टार्ट करने के बाद में फिर वो जो है दबता चला गया। तो जैसे दिल्ली वाले हैं, तो कम से कम 3-4 स्टेट को हमारा एक कम्युनिटेटिव मनी इकट्ठा करके और उन्हें स्टेट की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जमा कर दिया जाए। अब दिल्ली वाले क्या होता है, डीटीसी तो बाहर चल ही नहीं रही, राजस्थान की तो बसें आती हैं। अब बेचारा राजस्थान में सम्मान करने के लिए जाना है तो रेल में या तो विदाउट जाएगा या बस में विदाउट जाएगा। वहाँ जो पब्लिक वाले खड़े रहते हैं वो भी उसको कटु दृष्टि देखेंगे, ड्राइवर कंडक्टर है वो भी कटु दृष्टि देखेगा, चेक कराएगा तो उसके लिए सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, मैं तो आई एम फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। किस डिपार्टमेंट? तो मुझे आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाना पड़ता है। तो उसके बजाय जो है सीधा होना कि भाई पुलिस का सिस्टम जो है बसों में, अब वहां मैं कहता हूं सपोज करो यूनिफॉर्म वाले को हम कह देते हैं कि पुलिस वाला यूनिफॉर्म में बसों में जाएगा, क्या उस बस को सुरक्षा नहीं मिल गई? यदि यूनिफॉर्म में जा रहा है, आपकी राजस्थान पुलिस, राजस्थान रोडवेज ने, हरियाणा रोडवेज ने, पंजाब रोडवेज ने, यूपी रोडवेज ने कह दिया कि भाई पुलिस वाले यूनिफॉर्म में जा सकते हैं, आ सकते हैं। हो सकता है 1-2 छुट्टी वाले टाइम पे भी जा सकता हो, वो हो रहा हो, छुट्टी जा रहा हो, अपनी यूनिफॉर्म में जा रहा हो, लेकिन आपके पुलिस वाले का यूनिफॉर्म में होना ही आपकी बस की सुरक्षा हो गई है। ये चीज क्यों नहीं सोचते?
तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको सोचना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था, काफ़ी इन डेप्थ डिटेल मिली हमें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू यू फॉर योर टाइम। जितना भी मेरे पास अनुभव था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। हो सकता है कोई थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई हों या ऐसा हुआ हो कि वह प्रैक्टिकल में मेरा अनुभव रहा हो और दूसरों का अनुभव कुछ और रहा हो, उसमें कुछ विभ्रांतियां रह सकती हैं या कुछ कमियां रह सकती हैं, तो वो आगे डिपार्टमेंट को, सिस्टम को सुधार करना चाहिए। मेरा मकसद केवल इतना था आपके पास में आने का, बताना कि अच्छाई की तरफ चलें, अच्छे काम करें। जितना पुरुष अच्छा काम करेगी, ज़्यादा काम करेगी, अच्छा होगा समाज का भी और उनका खुद का भी। बिल्कुल सर, हम भी यही चाहते हैं कि समाज में या फिर सिस्टम में कुछ सुधार हो, तो दैट इज आवर मेन गोल।